इस कचरा नायक से सस्ती शराब और बगल की तेज दुर्गंध आ रही थी, लेकिन यह सब उसके जीवन में हुई एक बड़ी त्रासदी के कारण था। और त्रासदी यह नहीं थी कि शावर का पानी खत्म हो गया था और निश्चित रूप से वह जल्द ही अपनी जिंदगी बदल देगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो मेरे दोस्त। उसके माता पिता एक आपराधिक संगठन और ट्रक के कारण एक बेहतर जगह चले गए थे, लेकिन यह शराबी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक जागृत व्यक्ति था जिसके पास क्रूर शक्तियां थीं और उसने विदेश में 5 साल एक भाड़े के सैनिक के रूप में बिताए थे, जिससे उसकी मानवता का कुछ हिस्सा खो गया था। तो जब वह घर लौटता है, उसके माता पिता को जागृत लोगों के एक आपराधिक संगठन द्वारा दफनाया गया था। ये मुझे सही नहीं लगता। हमारे नायक, जिसका नाम केन है, वह अपनी सारी सैन्य जानकारी और देवताओं से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करके इस समस्या में शामिल सभी चीजों और लोगों को नष्ट कर देगा। वह संगठन में घुसपैठ करेगा और उन्हें एक एक करके खत्म करेगा। उसे लिंग की परवाह नहीं होगी। शुभ रात्रि लड़की, मैं तुमसे कल मिलूंगा। एक फोन बजता है। एक युवा महिला बाहर की ओर दौड़ती है, चलते हुए अपने जूते पहनती है। उसका बैज उसे एक रिपोर्टर के रूप में पहचानता है। नाम है ओई मियाहारा। वही इमारत से बाहर दौड़ती है। उसे अभी भी अपना टिकट खरीदना है। टोक्यो बस टर्मिनल पर रिपोर्टर की बस इंतजार कर रही है। सुबह से दोपहर तक के सभी टिकट बिक चुके हैं। सौभाग्य से युवा महिला ने अपने गंतव्य के लिए आखिरी उपलब्ध टिकट खरीद लिया, जो बस के लिए एक काफी शानदार सीट है। पत्रकार थोड़ी नापसंदगी के साथ बगल में देखती है। उसके बगल में एक आदमी बैठा है जो बेघर आदमी जैसा दिखता है। वह अफसोस करती है कि सभी जगहों में से वह यहाँ आ गई। नाराज होकर महिला सोचती है कि इस आदमी का क्या मामला है। ओई को उस आदमी से शराब की गंध आ रही है। और भी बुरा यह है कि उसके कपड़े इतने गंदे हैं कि वह शायद सीट को गंदा कर रहा है। जिस तरह से वह सो रहा है, ऐसा लगता है कि वह बेघर आदमी पूरी रात शराब पीता रहा। रिपोर्टर अपनी नाक भी ढक लेती है क्योंकि उसके बगल में बैठा आदमी है। ओई अपने बैग से एयरपॉड्स निकालती है और संगीत सुनने लगती है ताकि वह इस अप्रिय उपस्थिति से खुद को विचलित कर सके। वह आदमी शांति से सोता रहता है। ओई को भी नींद आने लगती है। वह सुबह से ही बुरा दिन बिता रही है। वह युवती संगीत सुनते हुए सो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका दिन और कितना बुरा हो सकता है। नींद के अंधेरे से ओई आगे की ओर फेंके जाने पर जाग जाती है। उसके एक ईयरबड उड़कर फर्श पर गिर जाता है। उसके आसपास के लोग चिल्ला रहे हैं। वो महिला समझने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है। उसने जागते ही एक जोरदार धमाका सुना। डरी हुई ओई सोचती है कि यह सब क्या हो रहा है। उसके चारों ओर लोग गिरे हुए हैं। बस की खिड़कियां टूटी हुई हैं और पर्दे खिंचप से ढके हुए हैं। आगे का दृश्य पूरी तरह से अराजकता है। बस खंडहर में है और फर्श लाल रंग में रंगा हुआ है। ड्राइवर ने अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर मारा और बेहोश हो गया। बाहर हम देखते हैं कि बस पहाड़ की मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और अब एक चट्टान से लटकी हुई है। ओई संघर्ष करते हुए अपनी कमर पर बंधी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है। सीट बेल्ट आखिरकार खुल जाती है, लेकिन बस जो मुश्किल से लटकी हुई है हिलने लगती है। वाहन के नीचे की जमीन टूट जाती है और बस नीचे गिरने लगती है। रिपोर्टर अब मुक्त गिरावट में है। उसके चेहरे पर शुद्ध निराशा दिखाई देती है। वह चिल्लाती है। उसके हाथ बाहर की ओर बढ़ते हैं, कुछ भी पकड़ने में असमर्थ। युवती सोचती है कि क्या वास्तव में यही उसका अंत होगा। तभी एक हाथ उसकी मदद के लिए आता है। रिपोर्टर के गिरने से पहले वह हाथ उसे बेल्ट से पकड़ लेता है। आश्चर्यचकित ओई अपने उद्धारकर्ता की ओर देखती है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा बेघर आदमी केन है, जिसकी एक हाथ बस पर है और दूसरा हाथ पूरी तरह से महिला की बेल्ट को पकड़े हुए है, जो शायद चमड़े की है। उसके लंबे बिखरे बाल उसके चेहरे को ढकते हैं, सिवाय ठंडी नजर के। घटनाओं की श्रृंखला से ओई सदमे में है। कांपते हुए पत्रकार उस बेघर आदमी को पहचानती है। वह केन के अग्रभाग को पकड़ती है, जो उसके दोनों हाथों से बड़ा है। हिलते हुए ओई अपनी जान बचाने के लिए नायक को धन्यवाद देती है। जवाब देने का समय नहीं है। बेघर केन को एहसास होता है कि बस की स्थिति और खराब हो रही है। वह एक टूटी हुई खिड़की देखता है। वो मौके का फायदा उठाता है और महिला को, जो अभी भी धन्यवाद कह रही है, खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो स्तब्ध है और उड़ जाती है। जैसे ही केन बस के साथ गिरता है, महिला विपरीत दिशा में उड़ती है। ओई घास में अपनी पीठ के बल जोर से गिरती है। वो शिकायत करती है कि बेघर आदमी ने उसे अचानक बाहर फेंक दिया, लेकिन तभी बस, जो अभी भी गिर रही है, विस्फोट हो जाती है, जिससे रिपोर्टर की एक छोटी चीख निकल जाती है। अभी भी अपने चेहरे को ढकने के लिए हाथ उठाए हुए रिपोर्टर दृश्य को देखती है। ओई चिंतित हो जाती है, ये महसूस करते हुए कि बस में अभी भी लोग थे। वाहन ढलान पर लुढ़कता रहता है। पत्रकार केवल अविश्वास में देख सकती है। अब जब कुछ भी इसे रोक नहीं रहा है, बस पानी की ओर मुक्त गिरावट में है। पहले समुद्र बस को पूरी तरह निगल लेता है, लेकिन जल्द ही वाहन का सिरा सतह पर फिर से उभर आता है। पानी और चट्टानों के बीच परिवहन का एक छोटा हिस्सा अभी भी देखा जा सकता है। पहाड़ की सड़क पर एक भीड़ पहले से ही इकट्ठा हो रही है, हमेशा एक आपदा देखने के लिए उत्सुक। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि इसमें 10 से अधिक कारें शामिल थीं, दोनों लेन में, और लड़की पूरी तरह से एक चट्टान पर फंसी हुई है। ओई का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब उसे कुछ एहसास होता है। जिसने उसे बचाया वो वही बेघर आदमी था जो उसके बगल में बैठा था। जैसे ही वह याद करती है, रिपोर्टर उन सभी खोई हुई जिंदगियों का शोक मनाता है। वह एक पल के लिए चट्टान पर झुककर खुद को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन एक चीख उसे उसके विचारों से बाहर खींच लाती है। ऊपर खड़े बच्चे जो त्रासदी देख रहे हैं बताते हैं कि कुछ लोग बच गए हैं। अविश्वास में ओई किनारे की ओर बढ़ती है ये देखने के लिए। कोई बस की विंडशील्ड से बाहर चढ़ रहा है। नायक किसी को अपनी पीठ पर लेकर आता है। ओई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही है। केन एक घुटने के बल टिकता है और लगभग पूरी तरह से बस से बाहर है। ये दृश्य रिपोर्टर को एक विचार देता है। वो अपनी जेब से फोन निकालती है और आपदा का लाइव स्ट्रीम करने का फैसला करती है। बस एक क्लिक से वो लाइव हो जाती है। वो वास्तविक समय में एक आपातकालीन प्रसारण शुरू करती है। उसका विविध दर्शक वर्ग इसे देखना शुरू करता है। ओई दर्शकों को दुर्घटना के बारे में जानकारी देती है। चूंकि वह उस शो के आधिकारिक चैनल से सीधे प्रसारण कर रही है जिसके लिए वह काम करती है, जल्द ही बहुत से लोग देखने लगते हैं। पत्रकार पानी में बस की स्थिति दिखाती है। जैसे ही वह कैमरा वाहन की ओर करती है, ओई यात्रा के बारे में विवरण देती है। फिर से विंडशील्ड से एक सिर बाहर आता हुआ देखा जा सकता है। केन के बचाव का प्रसारण
फिर से केन को लोगों को बचाते हुए लाइव प्रसारित करते हुए वो उसे एक नायक के रूप में वर्णित करती है। नायक फिर से तैरते वाहन से उठता है। बच्चे उसे पागल होते हुए देखते हैं। चैट पूरी तरह से टिप्पणियों से भरी हुई है। स्ट्रीम पर हम देखते हैं कि हीरो 5 लोगों के साथ उभर रहा है, जैसे उन्हें टहलाने ले जा रहा हो। हालांकि नायक के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। केन वाहन के पास एक चट्टान देखता है। वह सबको पकड़े हुए कूदने में सफल होता है और वही 1 सेकंड के लिए भी कैमरा उस पर से नहीं हटाती जब एक सूचना आती है। उसका बॉस उससे पूछता है कि यह आपातकालीन प्रसारण आखिर है क्या। वो फिल्मिंग करती रहती है जबकि वह उसके ठिकाने के बारे में संदेश भेजता रहता है, अपने बॉस को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए, जो कहता है कि यह दुर्घटना प्रसारित करने का समय नहीं है। पत्रकार लाइव स्ट्रीम जारी रखती है। आओई अपने बैग से एक टैबलेट निकालती है जो किसी चमत्कार से अभी भी काम कर रहा है। टैबलेट न केवल काम कर रहा है बल्कि उस पर एक खरोंच भी नहीं है। रिपोर्टर अपने बॉस को संदेश भेजती है कि उसके पास फिल्मिंग रोकने का समय नहीं है और वह बाद में समझाएगी। शो के अन्य स्टाफ सदस्य निराश हो जाते हैं। ये समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। न्यूज रूम के स्टाफ आपस में बहस करते हैं कि क्या करना चाहिए। इस समय हर कोई बहुत व्यस्त लगता है। पृष्ठभूमि में साउंड बोर्ड पर एक टेक्नीशियन ओई के लाइव फीड की आवाज बढ़ा देता है। ओई द्वारा शुरू किया गया प्रसारण लाइव जारी रहता है। दुर्घटना देख रहे बच्चों की चीखें सुनकर रिपोर्टर चौंक जाती है। आओई स्ट्रीम जारी रखने के लिए चट्टान से फोन उठा लेती है। अब बस का किनारा दिखाई दे रहा है। वाहन पानी में मगरमच्छ की तरह घूम रहा है। धारा बस को 2 चट्टानों की ओर खींचने लगती है। केन देखता है कि वाहन बहकर जा रहा है। हालांकि एक बचाई गई महिला को 2 लोग पकड़े हुए हैं क्योंकि वह बहुत परेशान है। महिला चिल्लाती है असहनीय कि उसका बेटा अभी भी बस में था और उसे अकेले बचाने का कोई मतलब नहीं था अगर उसे भी नहीं बचाया गया। बस पूरी तरह से पानी में डूब जाती है। एक पल के लिए केन स्थिति का आकलन करता है। नायक बारिश की ओर देखता है जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर वह पानी की ओर दौड़ता है। केन यानागिमोटो लहरों में सिर के बल गोता लगाता है। रिपोर्टर को अंततः एहसास होता है कि नायक वही व्यक्ति है जिसने उसे बचाया था। केन डूबे हुए वाहन की ओर तैरता है। पानी के नीचे नायक अपनी आंखें खोलता है। अपनी शक्तियों को सक्रिय करते हुए नायक की आंखें चमकने लगती हैं। बस के अंदर हल्की नीली रोशनी फैल जाती है। मलबे के बीच देखते हुए केन लड़के को खोजता है। जल्द ही नायक बच्चे को ढूंढ लेता है। लड़का बस के मलबे के बीच बेहोश है। केन बच्चे की ओर तैरता है। वह पीड़ित को दबाए हुए धातु की एक छड़ पकड़ता है। इसे अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए हीरो लड़के के ऊपर से मलबा हटाता है। केन लड़के को खतरे से बाहर निकालता है। बच्चे को अपनी बाहों में पकड़े हुए हीरो बेहोश पीड़ित की ओर देखता है। अब बच्चे को लेकर नायक डूबती हुई बस से बाहर तैरता है। हालांकि वाहन डूबता रहता है और स्थिति अधिक खतरनाक हो जाती है। केन अपने चारों ओर हो रही हलचल को देखता है और इधर उधर देखता है। नायक समझता है कि अब दोनों खतरे में हैं। शक्ति से चमकते हुए नायक बच्चे को ढाल देता है जब मलबा डूबती हुई बस की दिशा में गिरता है। बाहर रिपोर्टर चिंतित होकर स्थिति देख रही है। वह अभी भी अपने फोन से फिल्म बना रही है। सोच रही है कि कहीं केन बस में फंसा तो नहीं है क्योंकि वह बाहर नहीं आया है। लहरों में एक चमकीली पीली चमक दिखाई देती है। पानी में एक बड़े विस्फोट से हर कोई हैरान है, जिससे बस का मलबा उड़ने लगता है। बच्चे की मां निराशा में देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं जब वह अपने बेटे के बारे में सोचती है जो बस में रह गया है। एक आदमी मां को रोकता है जब वह अपने बेटे के पीछे पानी में कूदने की कोशिश करती है। उनसे उसे जाने देने की विनती करती है। सभी की उम्मीदों के विपरीत पानी से एक हाथ उभरता है। हमारे नायक का हाथ एक चट्टान को मजबूती से पकड़ता है। एक पल में केन खुद को ऊपर खींचता है, बच्चे को बाहों में लिए हुए। महिला स्तब्ध और राहत महसूस करती है कि उसका बेटा बचा लिया गया। मां लड़के को गले लगाती है जिसने किसी चमत्कार से एक आंख पहले ही खोली है। नायक उनके पुनर्मिलन को बिना कोई भावना दिखाए देखता है। हजारों लोग आपातकालीन प्रसारण के माध्यम से इस दृश्य को देखते हैं। चैट उस रहस्यमय व्यक्ति के वीरतापूर्ण कार्य पर उन्मत्त हो जाता है। अंततः अग्निशमन विभाग पहले उत्तरदाताओं के साथ पहुंचता है। जो भी व्यक्ति इस स्थिति को करीब से या प्रसारण के माध्यम से देख रहा था, अब केन को एक महान नायक के रूप में देखता है। बारिश से अंधेरे बादलों के बीच से सूरज की किरणें निकलने लगती हैं। समाचार साइट्स का अनुमान है कि 12 वाहनों की दुर्घटना संगठित अपराध के कारण हुई थी। दुर्घटना में मृतकों की संख्या 200 लोगों तक पहुंच गई। जनता ने इस घटना में रुचि दिखाना शुरू किया। हालांकि वे वास्तव में जो हुआ उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाए। ये कहानी टोक्यो के सुबह के समाचार में घोषित की गई और सार्वजनिक सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। हालांकि कुछ पत्रकारिता लेखों ने नए सार्वजनिक नायक पर ध्यान बनाए रखा। आधुनिक समाज का ध्यान उस रहस्यमय व्यक्ति पर केंद्रित था जिसने तटीय सड़क से गिरी बस से लोगों को बचाया। कुछ दिनों बाद एक इमारत के अंदर एक निश्चित कर्मचारी को डांट पड़ रही थी। स्टूडियो के अंदर बॉस का भाषण जारी रहा। आओई धैर्यपूर्वक अपने बॉस की शिकायतें सुन रही थी कि आपातकालीन प्रसारण कितना गैर जिम्मेदाराना था। लड़की इस बात से हैरान थी कि उसके सहकर्मी उसके बारे में कितने चिंतित थे। रिपोर्टर के बॉस ने उसे बताया कि हर कोई बेहद चिंतित था क्योंकि वह दुर्घटना के बीच में फंस गई थी। आओई को तब बहुत अच्छा लगा जब उसने अपने वरिष्ठ से सुना कि अब सब ठीक है क्योंकि वह सुरक्षित है। हालांकि पत्रकार औपचारिक माफीनामा पत्र लिखने से नहीं बच सकी। जैसे ही ओई जाने वाली थी, उसके बॉस ने स्पष्ट कर दिया कि उसे सिर्फ एक पत्र लिखने की सजा इसलिए मिली क्योंकि प्रसारण बहुत सफल रहा था। काम पर वापस भेजे जाने के बाद रिपोर्टर सोचने लगी कि रहस्यमय हीरो ठीक है या नहीं। उसने पैरामेडिक्स से उस आदमी के बारे में भी पूछा था, लेकिन वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। टोक्यो के गुमनाम हीरो की कहानियों को कवर करने के लिए नियुक्त ओई उसे धन्यवाद देने के लिए दृढ़ थी। तभी रिपोर्टर को अपने उद्धारकर्ता के साथ साक्षात्कार करने का विचार आया। कहीं और हमारा हीरो अन्य मामलों में व्यस्त था। केन एक व्यक्ति हर्म्स के साथ फोन पर था। हर्म्स ने फोन का जवाब देते हुए कहा कि वह लोगों के हीरो से कॉल की उम्मीद नहीं कर रहे थे। नायक ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा कि वह उपनामों के साथ बंद कर दे। फिर हर्म्स ने पूछा कि क्या वह उन्हें हीरो केन कह सकते हैं।
केन ने धैर्य खोते हुए जवाब दिया कि उसने गपशप करने के लिए फोन नहीं किया। दूसरी तरफ के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था और हीरो से पूछा कि उसे क्या चाहिए। केन ने उसे बताया कि वह किसी को ढूंढ रहा है। टोक्यो के महान शहर में एक और दिन शुरू होता है। दीवारों पर एक पोस्टर रहस्यमय लोगों के नायक की खोज की घोषणा करता है। दीवार पर चिपके कागज पर उस दृश्य की एक फोटो है जहां उसने बस यात्रियों को बचाया था। प्रसारण कार्यालयों के अंदर अराजकता का माहौल है। स्टाफ के फोन पर कई शरारती कॉल्स आ रही हैं जो नायक के बारे में झूठ बोल रही हैं। बैठते हुए आओई को रहस्यमय व्यक्ति की खोज शुरू करने का पछतावा होता है। पत्रकार सोचता है कि कितनी फर्जी खबरें फैल रही हैं। ऑनलाइन विभिन्न लोग कॉस्प्ले कर रहे हैं और लोगों के नायक होने का नाटक कर रहे हैं। चीजें तब बदलती हैं जब स्क्रीन पर एक छोटी संख्या दिखाई देती है। एक सूचना ने आओई का ध्यान खींचा। ये रिपोर्टर के एक पुराने सहयोगी से है। महिला जल्दी से घोषणा करती है कि उसे थोड़ी देर के लिए कार्यालय छोड़ना होगा। अपना बैग उठाती है और बाहर निकल जाती है। उसके सहकर्मी सोचते हैं कि वह इतनी व्यस्तता के समय कहाँ जा रही है। एक सहकर्मी उस महिला को पुकारने की कोशिश करता है जो पहले ही जा चुकी है, बिना यह देखे कि उसकी मॉनिटर स्क्रीन पर क्या था। एक सफेद कार शहर के पार जाती है। वाहन खाली सड़क पर तेजी से चलता है। कार के अंदर ओई फोन कॉल पर है। वह कहती है कि वह वही व्यक्ति है जिसे पहले एक संदेश मिला था और शहर से बाहर ड्राइव करती रहती है। आगे एक संकेतक दिखाता है कि कब्रिस्तान दाईं ओर है। वाहन अब पार्क हो चुका है। फोन पर से एक फोटो में दिखाया गया है कि बहुप्रतीक्षित हीरो कई साके की बोतलों के साथ एक कब्र के पास बैठा है। फोटो लेने वाला व्यक्ति खुद को ताकेरू अकियामा के रूप में पहचानता है। टकेरू कुछ महीने पहले कब्रिस्तान में था जब एक अजीब कपड़े पहने आदमी एक कब्र के पास दिखाई दिया। पत्रकार रिपोर्ट करता है कि भेंट चढ़ाने के बाद उस आदमी ने बहुत सारी शराब खरीदी और उस कब्र के पास जाती है जहां हीरो को देखा गया था। महिला उस जगह को ध्यान से देखती है। अपने फोन पर खोजते समय रिपोर्टर को याद आता है कि मुखबिर ने कहा था कि कब्र जून में बनाई गई थी। आओई को याद आता है कि उसके बगल में बैठे व्यक्ति से शराब की गंध आ रही थी। साथ ही उसके पैंट और जूतों पर कीचड़ भी था। पत्रकार को पछतावा होता है जब उसे एहसास होता है कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति कोई भिखारी नहीं बल्कि शोक में डूबा एक युवा व्यक्ति था। ताकेरू की ओर मुड़कर महिला पूछती है कि क्या जानता है कि यह किसकी कब्र है। नायक को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित आओई यह भी पूछती है कि परिवार के लिए कौन जिम्मेदार है। यहाँ तक कि टीवी पर भी एंकर लोगों के हीरो की खोज की घोषणा करता है। अत्यधिक जीवंत शहर विज्ञापनों और पोस्टरों से भरा हुआ है जो रहस्यमय व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। सारी पब्लिसिटी के बावजूद केन अब साधारण कपड़े पहनकर सड़कों पर बिना ध्यान दिए चलता है। अपने बाल कटवाकर और दाढ़ी बनवाकर नायक ने अपनी युवा उपस्थिति फिर से प्राप्त कर ली है। चिंतित कि जो लोग उसे ढूंढ रहे हैं वे उसकी शक्तियों को पहचान सकते हैं। युवा व्यक्ति सोचता है कि वह संगठित अपराध को खत्म करना कितना पसंद करेगा, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं है। केन ने अपराधियों को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया था। नायक ने निष्कर्ष निकाला कि यह उसके लिए अधिक सुरक्षित होगा। काफी जांच के बाद युवा व्यक्ति को पता चला कि संगठित अपराध समूह का एक बहुत धनी प्रायोजक है। एक विशेष व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए केन ने अपराधी को अपने पीछे लाने के लिए एक सही बहाना ढूंढ लिया। युवा व्यक्ति का अपराधी का ध्यान आकर्षित करने का स्पष्ट उद्देश्य था। अगर अपराधी उसे ढूंढने आते तो उसे मायना जमोटो के ठिकाने के बारे में सुराग मिल सकते थे। केन एक परिचित जगह पर आराम से टहलता है। मदद की पुकार नायक को चौंका देती है। नायक घबराकर इधर उधर देखने लगता है। फिर वह रुक जाता है और दूर देखने लगता है। संतुष्ट होकर केन खुद से बात करता है। किसी को धन्यवाद देता है कि उसे यह मिल गया। एक अंधेरी गली में सूट पहने कई संदिग्ध लोग इकट्ठा हैं। कुछ लोग सुरंग के बाहर खड़े होकर धूम्रपान कर रहे हैं जबकि अन्य बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी दूर पर किशोरों का एक समूह एक स्पोर्ट्स कार के पास इकट्ठा है। एक बच्चा दूसरे से पूछता है कि पिछली रात की पार्टी कैसी थी। दूसरा बच्चा जवाब देता है कि उसने लड़की को बेच दिया क्योंकि वह उससे थक गया था। जमीन पर सुइयां और संदिग्ध छोटे बैग पड़े हैं। कुछ लड़कों ने इतनी जोरदार पार्टी की कि वे पूरी तरह से थके हुए लग रहे हैं। आस की एक कार की पिछली सीट पर एक लड़की लेटी हुई है। लड़की जागती है और बाहर की बातचीत सुनती है। एक तीखे चेहरे वाला किशोर लड़की से कहता है कि वे उसके जैसी लड़कियों के साथ बहुत मजा करते हैं। लड़का उसके चेहरे को पकड़ता है और एक वेब को पास लाता है। कहता है कि यह महंगा है और मुफ्त में नहीं होगा। लड़की डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले कि वह उसे वेब का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सके, उसके साथ ही चिल्लाता है और वह चौंक जाता है। वेब वाला लड़का देखता है कि क्या हो रहा है। एक आदमी अपनी जेब में हाथ डाले अपराधियों की ओर चल रहा है। हमारा लड़का केन अपने आसपास के गुंडों को देखता है। अपराधी बहुत आत्मविश्वासी हैं। उस युवक को ऐसे देख रहे हैं जैसे वह पागल हो। दूर से लड़का अभी भी लड़की का चेहरा पकड़े हुए है, दृश्य को देख रहा है। केन उन आदमियों की ओर मुस्कुराता है और उन्हें कचरा कहता है। नायक पास आता है। गंदे लोगों से कहता है कि वे बस गंदगी के ढेर हैं जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते। गुस्से में भरे गुंडे का सामना करते हुए हीरो कहता है कि वहाँ हर कोई सिर्फ कायरों का झुंड है। पहले से ही गुस्से में गुंडा और भी गुस्से में हो जाता है। वह पूरी ताकत से केन के चेहरे पर मुक्का मारता है। युवा को सबक सिखाने की चाह में वह आदमी लगातार एक के बाद एक मुक्के मारता रहता है। दूर से देख रहे कुछ गुंडे उस बच्चे की पिटाई देखकर हंसते हैं। चूंकि केन ने पलटवार नहीं किया, हमलावर पूछता है कि पहले की सारी बहादुरी की बातें कहां गईं। बिना चोट खाए नायक आदमी की मुट्ठी को हवा में ही पकड़ लेता है। युवक आदमी के हाथ को पकड़ते हुए दबाव डालता है। गुंडा दर्द से चिल्लाता है जैसे उसका हाथ कुचला जा रहा हो। उनके चारों ओर अपराधी स्थिति से परेशान हो जाते हैं। एक और गुंडा पीछे से केन पर हमला करने की कोशिश करता है। नायक जल्दी से अपनी स्थिति बदलता है और दूसरे आदमी को वहीं पर लात मारता है जहां उसे सबसे ज्यादा चोट लगती है। वह आदमी तुरंत गिर जाता है, दर्द से लकवाग्रस्त। लात की ताकत से गुंडा उड़ता हुआ दीवार से टकराता है जैसे एक रैगडॉल। गिरा हुआ वह आदमी पहले से ही बेहोश है। केन चारों ओर देखता है कि अगला कौन है। चूंकि कोई नहीं हिलता, वह उस सभा की ओर चलने लगता है जिसे उसने अभी बर्बाद किया है। आत्मविश्वास से भरा नायक गुंडों से कहता है कि वह केवल अपनी रक्षा कर रहा है क्योंकि उन्होंने पहले उसे मारा। कोई जवाब न मिलने पर हीरो फिर से पूछता है कि क्या उन्होंने समझा कि यह लड़ाई उनके कारण हो रही है। गुंडे गुस्से में आ जाते हैं जब
गुंडे युवा व्यक्ति की दुस्साहस पर क्रोधित हो जाते हैं। एक भीड़ के रूप में कायर उस युवा व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं। हालांकि केन प्रतिद्वंद्वी की पहल से उत्साहित है। यही तो वह चाहता था। पहला व्यक्ति तेजी से आता है, मारने के लिए तैयार। कैन वार को चकमा देता है और वह आदमी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ जाता है। युवा व्यक्ति उसके भागने से पहले उसका सिर पकड़ लेता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। दूसरा गुंडा पीछे से एक छोटे चाकू के साथ आता है। बिना किसी कठिनाई के युवा व्यक्ति हमले को चकमा देता है। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। केन उस आदमी के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और उसे उड़ाता है। वह आदमी गेंद की तरह उड़ता है और बाकी गुंडों को गिरा देता है, जैसे स्ट्राइक में होता है। शरारती किशोर समझने लगते हैं कि कुछ अजीब हो रहा है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अंधेरी गली के पार एक हलचल हो रही है। लड़कों में से एक एक छायादार आकृति की ओर मुड़ता है और उससे स्थिति संभालने के लिए कहता है। विकृत शैतानी दिखने वाला व्यक्ति कहता है कि वह इसे संभाल लेगा। शैतान आगे बढ़ता है, सोचता है कि जो भी यह अराजकता फैला रहा है वह जरूर मजबूत होगा। लेकिन जब वह बदसूरत व्यक्ति पहुंचता है तो वह पूरी तरह से चौंक जाता है। रहस्यमय युवा व्यक्ति के पैरों के पास आखिरी गिरा हुआ गुंडा पड़ा है। केन आराम से अपने कपड़े झाड़ता है। सभी गुंडे जमीन पर बिखरे पड़े हैं। शैतान नायक को पुकारता है और पूछता है कि वह आखिर है कौन। बिना पीछे मुड़े युवा व्यक्ति जवाब देता है कि वह बस एक राहगीर है। नए आए गुंडे का सामना करते हुए केन कहता है कि पार्टी बहुत शोरगुल वाली थी, इसलिए वे देखने आए कि क्या हो रहा है। नायक की ओर बढ़ते हुए शैतान उसे कहता है कि घमंड करना बंद करो। गुंडा पूरी रफ्तार से उस युवा व्यक्ति की ओर दौड़ता है। फिर से युवा व्यक्ति बस घूंसे से बच जाता है। केन जवाब में उस आदमी की पसलियों पर एक किक मारता है, जिससे वह झुक जाता है। शैतान उड़ने से पहले नायक अपना हाथ बढ़ाता है और गुंडे को सिर से पकड़ लेता है। पूरी तरह से गुस्से में केन अपनी अंतिम चाल की तैयारी करता है। वह आदमी के चेहरे पर इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वह टीम रॉकेट से भी दूर उड़ जाता है। शैतान पीठ के बल दीवार से टकराता है जहां किशोर हैं और वे अवाक रह जाते हैं, सोचते हुए कि यह आदमी आखिर है कौन। अब भी दृश्य को देखते हुए लड़के गुंडे के शरीर को निर्जीव रूप से जमीन पर गिरते हुए देखते हैं। अब भी सदमे में अमीर बच्चे प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। उनमें से एक पार्टी से खाली बोतल उठाता है। किशोर समूह में अजनबी पर हमला करते हैं। शांत और संयमित युवा व्यक्ति स्थिर खड़ा रहता है, आने वाले दुश्मनों का इंतजार करता है। जैसे ही केन देखता है कि वे काफी करीब हैं, वह पहले लड़के की ठुड्डी पर अपरकट मारता है, फिर दूसरे लड़के के चेहरे पर थप्पड़, तीसरे के कान पर पैर और अंत में चौथे पर जोरदार थप्पड़। युवा व्यक्ति रुकता है यह देखने के लिए कि क्या कोई वापस उठने वाला है। कुछ नहीं। नायक के पीछे तेज रोशनी चमकती है, जिससे वह चौंक जाता है। जब नायक मुड़कर देखता है, एक कार सीधे उसकी ओर आ रही होती है। स्टीयरिंग पर वाइप किड है। डरा हुआ किशोर एक्सेलरेटर पर पैर मारता है। हमारा युवा व्यक्ति परवाह नहीं करता और कार के सामने खड़ा रहता है। तेज गति से वाहन नायक के करीब आता है। केन कार को ऐसे देखता है जैसे वह एक स्कूटर हो। युवा व्यक्ति सिर्फ एक पैर से कार को रोक देता है, सामने के हिस्से को कुचलते हुए, और एक जोरदार धमाका पैदा करता है। वेप किड का चेहरा विंडशील्ड से टकरा जाता है। उसकी आंखें चमक रही हैं। नायक उत्साहित दिखता है। उसे आखिरकार अपना लक्ष्य मिल गया है। केन सीधे ड्राइवर की ओर बढ़ता है। वह कार में हाथ डालता है, बच्चे को कॉलर से पकड़कर बाहर खींचता है और उसे वाहन से बाहर निकाल देता है, रास्ते में सब कुछ तोड़ते हुए। बच्चा उड़ता है और जमीन पर गिरता है। डरे हुए पिल्ले की तरह कांपते हुए गुंडा पास आते हुए युवक को देखता है। वेप किड बिना यह जाने माफी मांगने लगता है कि क्यों। काली मुस्कान के साथ केन अपने लक्ष्य के पास आता है, उसे चिंता न करने के लिए कहता है। खाली आत्माहीन नजर से नायक छोटे गुंडे से कहता है कि वह नहीं मरेगा। वेप को मना करने वाली लड़की चौंक कर जाग जाती है। उसके ऊपर वह कोई छत नहीं देखती, सिर्फ आकाश और कुछ धातु की बीम्स। पीड़िता जगह को पहचानते ही जल्दी से उठ जाती है। पास में खड़ा एक हुड पहने व्यक्ति पूछता है कि क्या वह आखिरकार जाग गई है। लड़की उस व्यक्ति से पूछती है जो पीठ किए खड़ा है कि वह कौन है। युवक उसे चुप रहने और वहीं रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह जो कर रहा है वह लगभग पूरा हो गया है। फिर वह कांपते हुए बच्चे योसुके की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह उससे सहमत है। केन योसुके से उसका फोन देने के लिए कहता है और बच्चा बस सिर हिलाता है और दे देता है। नायक गुंडे से पुष्टि करता है कि क्या उसका नाम योसुके मिता है। लड़का तुरंत पुष्टि करता है। हमारा युवा व्यक्ति और गहराई में जाना चाहता है। बच्चे से पूछता है कि उसके पिता क्या काम करते हैं। योसुके कहता है कि उसके पिता संसद सदस्य हैं और केन सोचता है कि अब तक सब कुछ जांच के अनुसार है। युवा व्यक्ति अमीर बच्चे के पास घुटनों के बल बैठता है और उससे पूछता है कि क्या उसके पिता जानते हैं कि वह एक गुंडा है। कोई जवाब नहीं। फोन स्क्रीन पर हम देखते हैं कि बच्चे के पिता को कॉल किया जा रहा है। संसद सदस्य जवाब देते हैं। अपने बेटे से पूछते हैं कि वह कहाँ था और क्या उसे पता है कि समय क्या हो रहा है। हमारा नायक फोन कान पर लगाए सुनता है कि पिता बच्चे को पूरी डांट लगा रहे हैं। केन लाइन के दूसरी तरफ के व्यक्ति को पुकारता है जो भ्रमित लगता है। नायक बात करता रहता है और पिता से पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि उनका बेटा किसमें शामिल रहा है। केन योसुके से जुड़े अपराधों की सूची बनाना शुरू करता है। उसके पिता को बताता है कि चूंकि अमीर बच्चा रंगे हाथों पकड़ा गया है, उसे कम से कम 10 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा युवा व्यक्ति संसद सदस्य को बताता है कि आसपास की सभी लग्जरी कारों के कैमरों से सबूत है। भ्रमित व्यक्ति पूछता है कि क्या केन पुलिस के साथ है। नायक जवाब देता है कि वह सिर्फ एक राहगीर है, लेकिन उसके बेटे और उसके दोस्तों ने उसे भयानक चीजों से गुजारा। फोन को योसुके की ओर धकेलते हुए हमारा आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि वह मुआवजा चाहता है क्योंकि गुंडों ने ही सब कुछ शुरू किया था। दूसरी तरफ बच्चे का पिता पूछता है कि क्या यह सच है। हार मानकर प्ले बॉय बस अपने पिता से माफी मांगता है। इसके अलावा केन उस आदमी से कहता है कि इसके ऊपर योसुके के नशे में उसे कुचलने की कोशिश का फुटेज भी है और डीलर और पीड़ित दोनों गवाह हैं। सांसद उससे पूछते हैं कि उसे कितने पैसे चाहिए। हमारा आदमी कहता है कि उसे लगभग 4 मिलियन रियास और पीड़ित को नुकसान न पहुंचाने का लिखित वादा चाहिए। पिता गुस्से में आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वह मजाक कर रहा है। नायक जवाब देता है कि क्या वह चाहता है कि वह जो हो रहा है उसका लाइव स्ट्रीम शुरू कर दे। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद सांसद
हताश होकर योसुके के पिता युवा व्यक्ति को धमकी देते हैं, कहते हैं कि वह भी इससे बच नहीं पाएगा और उन्हें इसे शांति से सुलझाना चाहिए। केन स्पष्ट करता है कि वह जानता है कि राजनेता की स्थिति के साथ वह मीडिया को नियंत्रित कर सकता है और वीडियो मिटा सकता है, इसलिए यह इसे हल करने का सबसे तेज तरीका था। बूढ़ा आदमी शिकायत करता है कि उसका बेटा उसे केवल परेशानी लाता है। नायक उसे कहता है कि रोना बंद करो और पहले से ही जवाब दो। हार मानकर राजनेता मुआवजे की शर्तों को मान लेता है, बिना किसी पहचान के भुगतान करने की पेशकश करता है और पीड़ित को अकेला छोड़ने का वादा करता है। केन उत्साहपूर्वक जवाब देता है, कहता है कि वे आखिरकार सहमत हो गए हैं और बूढ़े आदमी को सुबह 6 बजे मिलने के लिए एक पता देता है। जल्दी से युवक योसुके का फोन वापस जमीन पर फेंक देता है। नायक अंत में लड़की की ओर मुड़ता है और उसे इंतजार कराने के लिए माफी मांगता है। केन पीड़िता से कहता है कि वह समझता है कि वह घर जाना चाहती होगी, लेकिन अगर वह अभी चली जाती है तो उसे जीवन भर बुरे सपने आएंगे। फिर युवक उससे कहता है कि डर से छुटकारा पाने के लिए उसे समस्या के स्रोत को खत्म करना होगा। कुछ समय बाद सूरज उगता है और आदमी एक चांदी की कार से बाहर निकलते हैं। हमारा नायक सोचता है कि समस्याओं का उसी दिन समाधान किया जाना चाहिए ताकि कल मन में शांति हो सके। केन पैसे का बैग प्राप्त करता है और उसे खोलकर अंदर देखता है। बैग मोटी नकदी की गड्डियों से भरा है। युवक पैसे का बैग लड़की की ओर फेंकता है। लड़की बैग को हैरानी से देखती है, ये विश्वास नहीं कर पा रही कि क्या हो रहा है। वह हीरो को धन्यवाद देती है, जो उससे पूछता है कि वह उस स्थिति में कैसे पहुंची और कहता है कि उसे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। जब लड़की विरोध करने लगती है तो वह उसे बताता है कि उसने सद्भावना से मदद नहीं की। फिर भी पीड़िता उसे बताती है कि उसके लिए वह एक उद्धार करता है। नायक उसे बताता है कि वह कोई हीरो नहीं है, वह तो बस एक आवारा है जो यहाँ से गुजर रहा है। कहीं और एक आदमी गुस्से में मेज पर मुक्का मारता है। नफरत से अंधे योसुके के पिता कसम खाते हैं कि वह इसे यूं ही नहीं जाने देंगे, क्योंकि जिसने उन्हें ब्लैकमेल किया वो उनकी राजनीतिक करियर को बर्बाद कर सकता है। बूढ़ा आदमी युगो मिजुकामी को फोन करता है, जो नायक के दत्तक पिता के पतन के लिए जिम्मेदार है। एक सोफे पर आराम करते हुए अपराधी फोन का जवाब देता है, सांसद को प्रोफेसर कहकर संबोधित करता है। दूसरी तरफ राजनेता यूगो से कहते हैं कि उन्हें किसी का ख्याल रखना है, चाहे कुछ भी हो, और इनाम 2 मिलियन रयू नकद होगा। गैंगस्टर जवाब देता है कि वह इस कहानी के बारे में और जानना चाहेगा। मुस्कुराते हुए यूगो राजनीतिज्ञ के आदेश प्राप्त करता है। एक समाचार रिपोर्ट जून की घटना का वर्णन करती है, जिसमें एक अकेले व्यक्ति ने गिरती हुई बस से कई लोगों को बचाया। टैबलेट पर वीडियो देख रहा एक व्यक्ति रहस्यमय नायक को पहचानता हुआ लगता है और पूछता है, क्या यह वास्तव में वही है? एक घबराई हुई महिला अपने नाखून चबाते हुए कहती है कि चेहरे और हरकतों से देखते हुए ये वही हो सकता है। एक गंभीर नजर के साथ महिला जोड़ती है कि सबसे ज्यादा उसे उसकी आभा याद है, यह अद्वितीय है। एक और आदमी गुस्से में मेज पर थप्पड़ मारता है। उसे लगा था कि हमारे हीरो की युद्ध में यशा की तरह मौत हो गई थी। अंधेरे कमरे में संदिग्ध लोग सोचते हैं कि वह कैसे बच गया। लाल आंखों वाली महिला कहती है कि अब घबराने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें याद दिलाते हुए कि बैठक का कारण अगले कदमों पर चर्चा करना है। टेबल के दूसरी तरफ बैठा आदमी कहता है कि इसी के को रिपोर्ट करना बेकार है, उन्हें खुद ही इससे निपटना होगा। लाल आंखों वाली महिला समूह का ध्यान आकर्षित करती है। वह अपने पीछे हल्के रंग के सूट में एक आदमी से पूछती है कि वह अभी भी फोन पर क्यों है। कॉल खत्म करते हुए आदमी कहता है कि उसने कांग्रेसी मायदा के घर एक गुंडा भेजा है। युगो मिजुकामी कहते हैं कि लगता है बूढ़े आदमी का बेटा कुछ बिगड़ैल लड़कों के साथ शामिल हो गया। टेबल पर कोई पूछता है कि 7 स्टार सोसाइटी कब से बच्चों से निपट रही है, लेकिन उन्हें जल्दी से रोक दिया जाता है। विषय पर वापस आते हुए नीली आंखों वाला आदमी पूछता है कि दूसरों का क्या विचार है कि केन आगे क्या करेगा। पीले टाई वाला आदमी कहता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए वह आदमी किसी भी क्षण 7 स्टार्स मुख्यालय में आ सकता है। नाखून चबाती हुई लड़की कहती है कि वह इतना मूर्ख नहीं है कि ऐसा लापरवाह काम करे। वह समझाती है कि नायक शायद बेहद शक्तिशाली सहयोगियों को इकट्ठा कर रहा है। उसके नाखून चबाने से उसकी उंगली से खून निकल रहा है। जैसे ही एक नया सुंदर दिन शुरू होता है, एक महिला एक निवास के चौड़े गेट पर घंटी बजाती है। घर के अंदर से एक आदमी दरवाजा खोलने लगता है। जैसे ही केन मियाजिमा गेट के पीछे से प्रकट होते हैं, महिला दृढ़ता से कहती है कि उसने आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया। युवा व्यक्ति रिपोर्टर को घूरता है, यह नहीं जानता कि क्या कहना है। केन महिला से पूछते हैं कि उसने यह जगह कैसे ढूंढी और वह जवाब देती है कि वह कई बार यहाँ आई थी, लेकिन कभी उन्हें नहीं ढूंढ पाई। हमारे आदमी दीवार के सहारे कूल अंदाज में खड़ा होकर पूछता है कि वह क्या चाहती है, ये स्पष्ट करते हुए कि उसे इंटरव्यू में कोई दिलचस्पी नहीं है। आओई जल्दी से मान जाती है और उसे बताती है कि वह इसीलिए नहीं आई थी। फिर रिपोर्टर समझाने लगती है। वह उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि वह वास्तव में सिर्फ धन्यवाद कहना चाहती थी। एक पल की चुप्पी के बाद केन आश्चर्यचकित रहता है और आओई शर्मिंदा दिखती है। पत्रकार हीरो का फोन उधार मांगता है, पहले ही उसके हाथ से छीनते हुए। डिवाइस में इधर उधर देखते हुए वो पागल लड़की पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया और उसके संपर्क में आने का कोई तरीका क्यों नहीं छोड़ा, जैसे कि इसका कोई मतलब हो। आओई रुक जाती है जब वह फोन पर कुछ अजीब देखती है। केन का फोन लोगों को 3 श्रेणियों में विभाजित करता है, जिन्हें वह कॉल करता है, जो उसे कॉल करते हैं और जिन्हें वह अनदेखा कर सकता है। पत्रकार उसके संपर्कों को व्यवस्थित करने के इस अजीब तरीके की जांच करता है। बेशर्मी से महिला अपना नंबर तीसरे समूह में जोड़ देती है। फिर आओई उसे देखती है और पूछती है कि वह समूह जिसमें वह कॉल करता है और वह जिसमें वह जवाब देता है, उनमें क्या अंतर है। फोन वापस लेते हुए केन जवाब देता है कि अंतर यह है कि उसने कॉल किया या नहीं। महिला पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि जिन लोगों को वह कॉल करता है वे उसके लिए महत्वपूर्ण है। युवक बिना जवाब दिए उसकी ओर देखता है। रिपोर्टर आगे बढ़ते हुए मान लेता है कि इसका मतलब है कि जो लोग उसे कॉल करते हैं वे महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़ी असहजता से केन कहता है कि बात वैसी नहीं है। फिर वह आगे कहता है कि वास्तव में दूसरा समूह उन लोगों का है जिन्हें वह नजरअंदाज नहीं कर सकता। आओई पूछती है कि क्या उसे उस समूह को बदलना चाहिए जिसमें उसने अपना नंबर डाला था, और वह लड़का कहता है कि यह ठीक है जैसे है। उसे चिढ़ाते हुए वह लड़का कहता है कि यह एक बड़ी गलती होगी किसी ऐसे व्यक्ति की कॉल को नजरअंदाज करना जिसने उसे देखने के लिए सब कुछ रोक दिया। पत्रकार थोड़ा शर्माती है, केन की मुस्कान की सराहना करती है। फिर वह खुद मुस्कुराती है और धन्यवाद के रूप में उसे कॉफी खरीदने की पेशकश करती है। कुछ समय बाद वहाँ एक
कैफे में एक दूसरे के सामने बैठे हुए हमेशा बातचीत का आनंद लेते हुए लगते हैं। एक आदमी कार की खिड़की से उन दोनों को देखता है। केन को अच्छे मूड में देखकर पीछा करने वाला निष्कर्ष निकालता है कि दुनिया वास्तव में एक अद्भुत जगह है। कारण यह है कि उसने वहां बैठे युवा व्यक्ति को लोगों का हीरो पहचाना। कार में बैठा आदमी तिरस्कार के साथ कहता है कि एक बिगड़ैल लड़का भी कैफे में लड़की के साथ फ्लर्ट कर सकता है। केन पत्रकार को उसके टैक्सी तक छोड़ता है, हमेशा अलविदा कहता है और कहता है कि वह फिर से संपर्क करेगी। जैसे ही कार चलती है वह इस बात का जश्न मनाती है कि वह उसे धन्यवाद कह पाई, उसे कॉफी खरीद पाई और वे टहलने भी गए। एक पल के लिए युवती रुकती है और विचार करती है। ये महसूस करते हुए कि उसने लगभग उस लड़के के साथ डेट कर ली थी, वह कार की खिड़की पर अपना चेहरा मारती है, जिससे टैक्सी ड्राइवर अपने खुद के बुरे भाग्य पर विचार करता है। केन कार को थोड़े अराजक तरीके से जाते हुए देखता है। फिर नायक जोर से कहता है कि उसे कुछ समय से एक अजीब पूर्वाभास हो रहा है। अपने पीछे एक नजर डालते हुए वो वहां खड़े लोगों से पूछता है कि वे कौन हैं। पीछा करने वाला व्यक्ति आता है और कहता है कि केन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे संदिग्ध लोग नहीं है। फिर वह आदमी अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है। उसका नाम केसुके हिदा है और वह कहता है कि वह एक निजी जांच एजेंसी से है। हमारा आदमी कार्ड को संदेह से देखता है, जबकि तथाकथित जासूस एक मामले के बारे में बात करना शुरू करता है जहां छात्रों पर हमला किया गया था। केसुके, जिसने अभी दावा किया था कि वह संदिग्ध नहीं है, उसे सबसे संदिग्ध तरीके से सहयोग करने के लिए कहता है। केन कार्ड लेता है, ये कहते हुए कि स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मुस्कान के साथ जो संदिग्ध जासूस से भी अधिक संदिग्ध है, नायक कहता है कि वह निश्चित रूप से सहयोग करेगा। एक पार्क के पास हम एक बातचीत सुनते हैं। केसुके बात करते हैं कि ये कितना भयानक अपराध है। छात्र दावा करते हैं कि उन्हें अचानक एक व्यक्ति ने हमला किया। जासूस के बगल में शांति से चलते हुए युवा व्यक्ति पूछता है कि क्या शायद छात्रों ने कुछ ऐसा किया जिससे उन्हें पीटा गया। जासूस चलना बंद कर देता है, लेकिन केन जारी रखता है, कहता है कि न केवल वे इसके लायक थे, बल्कि वे गुंडों को पीड़ितों की तरह दिखने के लिए पैसे भी देते हैं। केसुके कहते हैं कि इस मामले में अच्छी खबर और बुरी खबर है। वह युवा व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या वह जानता है कि वे क्या हैं। बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। अच्छी खबर यह है कि उसके ग्राहक ने उससे हमलावर को मारने के लिए नहीं कहा। जब गुंडे युवा व्यक्ति को घेर लेते हैं तब भी वह बुरी खबर नहीं बताता। अचानक वह एक रिवॉल्वर निकालता है और उसे कॉक करता है। नायक की ओर इशारा करते हुए वो कहता है कि बुरी खबर यह है कि उसकी बातें उसे परेशान कर रही थीं। केन नहीं घबराता और कहता है कि उसके पास केवल एक सवाल है। केसुके उसे आगे बढ़कर पूछने के लिए कहता है। युवा व्यक्ति संक्षेप में चारों ओर देखता है और फिर सशस्त्र व्यक्ति से पूछता है कि क्या उसने अपने ग्राहक को पहले ही बता दिया है कि उसने उसे पकड़ लिया है। जब एक आदमी कहता है कि उसने अभी तक क्लाइंट को नहीं बताया है क्योंकि वह तब तक कुछ नहीं कहेगा जब तक केन मर नहीं जाता, युवा आदमी संतोष से मुस्कुराता है। आंखों में चमक के साथ नायक स्वीकार करता है कि यह तरीका अधिक सुविधाजनक है। केसुके तुरंत समझ जाता है कि उसने गलती की है। जासूस युवा आदमी की दिशा में बेताबी से गोली चलाने लगता है। केन गोलियों को ऐसे चकमा देता है जैसे वे धीमी गति में चल रही हों, जबकि वह केइसुके की ओर बढ़ रहा है। एक पल में हमारा नायक सुनहरी आभा से चमकता हुआ सशस्त्र व्यक्ति के सामने होता है। जासूस हवा में गाली देता है और थोड़ा पीछे हटता है। वह तुरंत वार करने की कोशिश करता है, लेकिन युवा व्यक्ति आसानी से चकमा दे देता है। केन आदमी को कॉलर से पकड़ता है और उसे कागज के हवाई जहाज की तरह दूर फेंक देता है। गुंडे अपने बॉस को जमीन पर मुड़ा हुआ देखकर हिल जाते हैं। फिर वे वापस लड़ने का फैसला करते हैं। हर एक के पास हथियार है। गुंडे जोड़े में युवा व्यक्ति पर हमला करते हैं। चमकती आंखों के साथ नायक बस इंतजार करता है। केन चकमा देते हुए एक साथ चाकू पकड़े प्रतिद्वंद्वी की बांह पकड़ लेता है। युवा व्यक्ति उस आदमी को परिवार के गहनों पर घुटना मारता है। बेचारा आदमी लगभग बेहोश हो जाता है और बकवास बकता है। वह चाकू गिरा देता है तो शायद वह बेहोश हो गया। केन चाकू को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लेता है। एक तेज गति से वह इसे फेंकने की तैयारी करता है। ब्लेड गुंडे नंबर 2 के चेहरे को छूता है। उस आदमी ने निश्चित रूप से खुद को गंदा कर लिया। समझदारी से गुंडा नंबर 2 कोशिश करने से पहले ही हार मानने का फैसला करता है। सभी विरोधियों के गिरने के बाद युवा व्यक्ति घोषणा करता है कि उसके पास केइसुके के लिए अच्छी और बुरी खबरें हैं। नायक बंदूक उठाने के लिए झुकता है, कहता है कि अच्छी खबर यह है कि वह उसे मारने की योजना नहीं बना रहा था। वह बंदूक को कॉक करता है और बुरी खबर कहता है। दुष्टता से मुस्कुराते हुए वह कहता है कि वह फिर भी उसे नहीं मारेगा। केन पूछता है कि अब वे लोग क्या करने की योजना बना रहे हैं और गिनती शुरू करता है। 1 जमीन पर बेहोश गुंडा, 2 वह जो पूरी तरह से सदमे में है, 3 खुद केइसुके हिदा, और फिर तीनों भाड़े के सैनिकों को जो दिखाई दिया वह एक काला बैरल था। कुछ क्षण बाद युवा व्यक्ति अभी भी गुंडों से पूछताछ कर रहा है। धमकी भरे लहजे में केन गुंडे को चेतावनी देता है कि अगर वे समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह एक बेकार प्रयास है। युवक गुंडे नंबर 2 की ओर मुड़ता है और पुष्टि करता है कि उसका नाम ओनरस है। बिना जवाब का इंतजार किए केन ओनरस की ओर इशारा करता है और पूछता है कि शायद वह सुन नहीं सकता क्योंकि उसका कान बंद है। युवक की काली नजरें बिना बोले संदेश देती हैं। समझते हुए कि क्या होने वाला है, गुंडा घबरा जाता है और नायक से एक पल रुकने की विनती करता है। पहले से ही ट्रिगर पर उंगली रखे हुए हाथ आदमी की विनती को अनदेखा करता है और गोली चला देता है। उज्जवल रोशनी वाले पार्क में केवल आदमी की चीखें सुनी जा सकती हैं। गुंडा ओनरस अब एक कान वाला है। केसुके अपने गुर्गे को बकवास करते हुए घबराते हुए देखता है। घबराहट में नकली निजी जासूस बोलना शुरू करता है। अभी भी जमीन पर वह आदमी युवा व्यक्ति से कहता है कि वह फिर कभी उसके सामने अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। अपनी सौदेबाजी के हिस्से के रूप में केसुके कहता है कि वह उसे दी गई सारी रकम देगा और यहाँ तक कि और भी जोड़ देगा, लेकिन युवा व्यक्ति उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि ये पैसे के बारे में नहीं है। केन अपना हाथ बढ़ाता है और अपराधी का फोन मांगता है, कहते हुए कि उसे वास्तव में उस व्यक्ति की संपर्क जानकारी चाहिए जिसने उसे काम पर रखा था। गुंडा घबरा जाता है और युवा व्यक्ति से कुछ और मांगने की विनती करता है। केसुके फिर दोगुना भुगतान देने की पेशकश करता है, लेकिन हमारे नायक को पैसे की परवाह नहीं है और वह आदमी से कहता है कि वह उसकी स्थिति नहीं समझता। डर से भरी आंखों के साथ जासूस केन से पूछता है कि क्या उसे किसी तरह पता है कि उसका ग्राहक कौन है। युवा व्यक्ति हल्के कदमों से अपराधी की ओर बढ़ता है। नायक आदमी के सामने रुकता है और गर्व से कहता है कि उसे पता है कि उसका ग्राहक 7 स्टार सोसाइटी है। केइसुके हैरान है कि युवा व्यक्ति जानता है।
यह था और पूछता है कि उसे कैसे पता चला। एक हताश प्रयास में गुर्गा कहता है कि 7 स्टार्स सोसाइटी ऐसा दुश्मन नहीं है जिसका वह अकेले सामना कर सके। उनका दुश्मन होना राज्य का दुश्मन होना है। संगठन न केवल मीडिया बल्कि राजनीति को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा उनके पास असीमित धन है, यहाँ तक कि देश का राष्ट्रपति भी 7 स्टार्स का मोहरा मात्र है। कोई भी 7 का सामना नहीं कर सकता, विशेष रूप से कार्यकारी युगो मिजुकामी। अपनी जैकेट में कुछ खोजते हुए केसुके नायक से कहता है कि न केवल वह कभी बदला नहीं ले पाएगा बल्कि उसे देश छोड़कर भागना पड़ेगा। वह कांपते हाथ से युवा व्यक्ति को अपना फोन बढ़ाता है, कहते हुए कि वह उसे एक चेहरा परिवर्तन विशेषज्ञ से मिलवाएगा। हमारे नायक को कोई परवाह नहीं है। वह अपना कान खुजलाता है और भाषण सुनते हुए जम्हाई लेता है। केन हताश व्यक्ति के पास झुकता है और कहता है कि वह सलाह की सराहना करता है, लेकिन वह कोई सौदा या बातचीत की पेशकश नहीं कर रहा है। युवक सरलता से समझाता है कि केसुके के पास फोन सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही ठंडी धातु केसुके के चेहरे को छूती है, नायक पूछता है कि शायद उसके कान भी बंद हैं। दुश्मन के चेहरे पर बैरल को घुमाते हुए केन कहता है कि उसे लगता है कि सभी गुंडों को सुनने में समस्या है। जल्दी से लक्ष्य बदलते हुए युवा व्यक्ति एक खतरनाक मुस्कान दिखाता है और पूछता है कि शायद उस आदमी की समस्या उसकी आंखों से है। अपनी ही पेशानी पर रिवॉल्वर दबाए हुए अपराधी युवा व्यक्ति से पूछता है कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। जवाब में नायक की मुस्कान और भी विकृत हो जाती है, जैसे वह सोच रहा हो कि क्या उसे फर्श पर पड़े व्यक्ति के लिए सब कुछ स्पष्ट करना पड़ेगा। तीनों अपराधी शहर की गलियों में बिना रुके या सांस लिए दौड़ते हैं। समूह का नेता पीछे देखता है कि क्या उनका पीछा किया जा रहा है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है, वे धीरे धीरे रुकने लगते हैं और अंततः दौड़ना बंद कर देते हैं। तीनों आदमी अंततः रुककर आराम करते हैं और अपनी सांसें समेटते हैं। केसुके इस बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता कि उस युवा व्यक्ति ने उसकी सारी जानकारी कैसे चुरा ली। नेता के विचारों को बाधित करते हुए और इस सुझाव देता है कि वे बस ग्राहक को सच बता दें कि क्या हुआ। उसका वरिष्ठ मूर्ख से पूछता है कि क्या उसकी मौत की इच्छा है। वह गुर्गा जो बीमार हो गया और बेहोश हो गया कहता है कि भले ही वे वापस जाएं, उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। केसुके बाकी 2 लोगों से कहता है कि जिस क्षेत्र में वे हैं वह जासूसी एजेंसियों से भरा हुआ है, इसलिए घात और हितों के टकराव आम है। अपराधी शहर के चारों ओर खोज करते हैं। वे एक एजेंसी पाते हैं जिसका नाम है डिटेक्टिव यूनियन। नेता ओरेस से कहता है कि उसका गायब कान सबूत के रूप में काम करेगा। दूसरा गुर्गा बॉस से पूछता है कि क्या डिटेक्टिव यूनियन के लोग उनकी कहानी का समर्थन करेंगे, और केसुके कहता है बिल्कुल नहीं। भ्रमित होकर अपराधी पूछता है कि फिर वे कहानी को विश्वसनीय कैसे बनाएंगे। जासूस बस इतना कहता है कि उन्हें सभी को खत्म करना होगा। योग्यतम की उत्तरजीविता बस यही है। कमजोरों पर अत्याचार होता है और इस दुनिया में केवल ताकतवरों के पास अधिकार होते हैं। इस बीच केन उस फोन को खोजता है जो उसने केसुके से चुराया था। टोक्यो एक और खूबसूरत दिन के लिए जागता है। सूरज चमकता है, पक्षी गाते हैं। हर अस्पताल के कमरे के अंदर 2 लोग मिलते हैं। डॉक्टर युवा व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या उसे कोई पुरानी बीमारी है, क्योंकि वह उस स्थिति में शरीर के साथ अच्छी तरह से चलता है। युवा व्यक्ति जवाब देता है कि उसे हाई स्कूल के दौरान स्वास्थ्य समस्याएं थीं और पूछता है कि क्या उसकी स्थिति वास्तव में इतनी खराब है। आश्चर्यचकित डॉक्टर कहते हैं कि उसके शरीर को देखकर वह अनुमान लगाएंगे कि वह युवा व्यक्ति लगभग 60 से 70 वर्ष का है। केन कहते हैं कि वह सुनने का आदी है कि वह बूढ़े आदमी जैसा दिखता है और डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या वह लड़ने में सक्षम है, जिसका उत्तर नकारात्मक मिलता है। स्वास्थ्य कर्मी युवा व्यक्ति से कहते हैं कि अगर वह किसी को घूंसा मारता है तो जो टूटेगा वह दुश्मन का चेहरा नहीं बल्कि उसका अपना हाथ होगा। डॉक्टर आगे कहते हैं कि उसकी बाएं फेफड़े में समस्या है और उसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज होने की संभावना है। बैठते हुए युवा व्यक्ति सोचता है कि उसकी कोशिकाओं का परिवर्तन, जहां सभी कोशिकाएं बदल रही हैं, अपने अंतिम चरण में है, जिससे वह बीमार दिख रहा है। केन ने विशेष रूप से 7 स्टार्स के नियंत्रण वाले अस्पताल को चुना ताकि वे विश्वास करें कि वह कमजोर है। हमारा आदमी सही जाल बिछाने से संतुष्ट है, अब उसे बस इंतजार करना है। अपराध जगत में एक पीले टाई वाला आदमी एक काम कर रहा है। उसके दाहिने हाथ में एक कागज का लिफाफा है। वह अपनी मंजिल पर पहुंचता है और दरवाजा खोलता है, जिससे रोशनी अंदर आती है। वह आदमी अंधेरे कमरे में लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। 2 बैठे हुए व्यक्ति उसे सुनते हैं कि बैठक का समय लगभग हो गया है और पूछते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं। लाल आंखों वाली महिला जवाब देती है कि युगो एक समस्या को सुलझाने गया है। साकी का आघात उसे बहुत चिंतित कर रहा है, इसलिए वह नहीं आएगी और काजुकी कई को नवीनतम जानकारी देने गया है। महिला हंसती है और कहती है कि स्थिति स्कूल के समूह परियोजना जैसी लगती है। उसके बगल में बैठा एक लड़का कहता है कि यह सिर्फ एक अपराधी के लिए बहुत ज्यादा ड्रामा है। पीले टाई वाला आदमी कागज का लिफाफा मेज पर रखता है और कहता है कि उसे केन यानागिमोटो के बारे में कुछ चर्चा करनी है। मेज पर बैठे 2 लोग दस्तावेज को देखते हैं और खड़ा आदमी कहता है कि केन की आज एक नियमित जांच हुई थी और परिणाम वही है जो वे देख रहे हैं। लाल बालों वाली महिला पूछती है कि यह क्या है, क्योंकि लड़का महत्वपूर्ण नहीं है। मरीज। उसके बगल में बैठा आदमी कहता है कि जाहिर है वह युद्ध के मैदान में और बस दुर्घटना में घायल हुआ। और पीले टाई वाला आदमी कहता है कि यही तो बात है और यह हमला करने का सही समय है। यह भी पुष्टि हुई कि लड़के ने विश्वविद्यालय लौटने के लिए नामांकन किया। लाल बालों वाली महिला जोड़ती है कि अगर वह समूह परियोजनाओं पर काम करना चाहता है तो विश्वविद्यालय वह है जहां 7 स्टार्स सोसाइटी के मजबूत संबंध हैं। फिर वह वहां के कुछ लोगों को याद करती है जिन्हें वह जानती है। हम एक खतरनाक दुनिया में रहते हैं। कॉलेज में एक लड़ाई किसी की मौत में भी समाप्त हो सकती है। महिला इस विचार से उत्साहित होकर हंसती है। फिर लाल बालों वाली महिला के मन में एक और विचार आता है और वह सोचती है कि अगर वह किसी संदिग्ध संगठन का एजेंट होता तो क्या होता। बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ। संदिग्ध व्यक्ति दस्तावेज को वापस मेज पर रख देते हैं। सुरक्षा समिति के सचिव अत्सुशी अयानोकोजी कहते हैं कि वह इसका ध्यान रखेंगे। इसे छुपाना मुश्किल होगा, इसलिए मैं पूरी सच्चाई समझाऊंगा, कहते हैं किमितो मिनाटो, जो देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी के मालिक हैं। लेकिन यह कहानी तभी काम करेगी जब वह पहले से ही मर चुका हो। विश्वविद्यालय में 7 स्टार्स के संबंध उसे खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। कंजाकी टोमो।
द कांग्रेसमैन की बेटी और प्रधानमंत्री की मुख्य सचिव कुछ क्षमता उपयोगकर्ताओं को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने की पेशकश करती है। पूर्णिमा की रात में दूर से संगीत बजने की आवाज सुनाई देती है। एक बजती हुई फोन की आवाज आती है। फोन का मालिक उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। युवा व्यक्ति हार्म्स से एक कॉल का जवाब देता है। दूसरी तरफ बैंगनी बालों वाला युवक काफी खुश मिजाज लगता है। हार्म्स कहता है कि सार्वजनिक नायक से फोन पर बात करना सम्मान की बात है, लेकिन केन उसे टालमटोल बंद करने और मई के मामले के बारे में जो कुछ भी जानता है वह बताने के लिए कहता है। मुखबिर नाराज होने का नाटक करता है, कहता है कि केन बहुत ठंडा है, उसे अभी तक मई के मामले के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसके पास उस युवक के लिए कुछ दिलचस्प जानकारी है। हार्म्स नायक के फोन में एक संपर्क का उल्लेख करता है। वह कि कुमियामा का स्थान भेजता है जिसके पास कुछ सुराग हो सकते हैं। हमारा आदमी पूछता है, चिंतित है कि क्या की खतरे में है। लाइन के दूसरी तरफ का युवा व्यक्ति जवाब देता है कि वह अभी भी देश में है, लेकिन ऐसी जगह पर है जहां पहुंचना विदेश में होने से भी कठिन है। पहेलियों में बोलते हुए मुखबिर कहता है कि वह पास है, लेकिन ढूंढना मुश्किल है। हालांकि शायद केन इसे आसानी से कर सकता है। सिरदर्द से ऊबकर नायक उससे सीधे कहने के लिए कहता है। फिर हार्म्स सीधे कहता है कि उसे 7 स्टार सोसाइटी ने पकड़ लिया था। ये जानकारी सुनकर युवक हैरान रह जाता है। केन एक पल के लिए रुकता है और जो उसने सुना उसे समझने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो, उसे शून्यता में छोड़ते हुए। नायक दौड़ने लगता है, फोन पीछे छोड़ते हुए, जो अभी भी कॉल पर है। हार्म्स खुद से बात करता है, कहता है कि लड़के को तब तक दौड़ते रहना चाहिए जब तक वह मर न जाए, जब तक उसकी सांसें थम न जाएं। केन इस खोज से गुस्से में है। हमारा नायक अकी को बचाने के लिए टोक्यो की सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ता है। कृत्रिम रोशनी रात को रोशन करती है। फोन कॉल पर जासूसों का एक समूह कहता है कि उन्होंने एक विशेष अपराधी का पता खो दिया है। अपनी ड्रिंक गिराते हुए एक आदमी फोन पर ध्यान से सुनता है। ह्यूगो जासूस से पूछता है कि उसका मतलब और गुंडों की जरूरत से क्या है। वह खुद ही स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। कार्यकारी उदाहरण के रूप में बताता है कि वह फोन पर व्यक्ति के बॉडीगार्ड्स को काम पर रखना चाहता है और अगर वह व्यक्ति किसी दुर्घटना में मर जाए तो उन्हें बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं रहेगी। कांग्रेसमैन मायदा के जवाब देने से पहले ह्यूगो फोन काट देता है। बड़ा आदमी फोन को घूरता है। गुस्से में वह उन लोगों से नफरत करता है जो अपनी जगह नहीं जानते। हर बार जब ह्यूगो उस छोटे बच्चे को याद करता है जो उसकी पकड़ से निकल गया तो उसे सिहरन होती है और इसे और भी बदतर बनाने के लिए वह आदमी जिसे वे मरा हुआ समझ रहे थे अचानक कहीं से आ गया। कार्यकारी अधिकारी बेचैनी से कमरे में चक्कर लगाता है। ह्यूगो एक विस्की की बोतल पकड़ता है और बड़बड़ाता रहता है कि कैसे बाधाएं उसके रास्ते में आती रहती हैं। वह बैठे हुए महिला पर पूरा पेय फेंक देता है, ये कहते हुए कि जो समस्याएं हल करने वाले हैं वे भी बेकार हैं। अपनी आंखों में खोखली नजर के साथ कार्यकारी महिला से कहता है कि उसे उसकी जीभ काट देनी चाहिए। महिला केवल डर से कांपती है, सिर झुका हुआ। माफी मांगते हुए एक संदेशवाहक ह्यूगो को बताता है कि 7 स्टार सोसाइटी को उनसे बात करनी है। वह आदमी कहता है, मैं तुरंत आता हूँ। वह यह भी आदेश देता है कि किसी को उस महिला पर नजर रखनी चाहिए और उसे किसी अन्य स्थान पर ले जाना चाहिए। 2 काले कपड़े पहने आदमी महिला को एक कार में धकेल देते हैं। तीसरा आदमी सिगरेट पीते हुए कहता है कि अगर महिला ने सिर्फ चारे की भूमिका निभाई होती तो सब कुछ ठीक होता। एक युवा व्यक्ति दृश्य में हस्तक्षेप करता है, पूछता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लाल कपड़े वाली लड़की नायक को पहचानती है। सिगरेट वाला आदमी पूछता है कि ये आदमी आखिर है कौन। कैन एक पल के लिए सोचता है, लेकिन फिर से कहता है कि वो बस एक आवारा है जो यहाँ से गुजर रहा है। गुंडा वास्तव में उसके चेहरे पर हंसता है। वह पूछता है कि क्या कैन नशे में है या कुछ और। जैसे ही गुंडा उसे भगाने जाता है, कैन का हाथ पहले ही उसकी ओर बढ़ रहा होता है। महिला को पकड़े हुए लोग केवल अपनी गर्दन के पीछे से हवा का झोंका महसूस करते हैं जब कुछ तेजी से गुजरता है। सिगरेट वाला आदमी दूर फेंका जाता है। जैसे ही धूल बैठती है, नायक मजाक करता है कि बाकी लोग भी नशे में होंगे। बेहोश पड़े आदमी को देखते हुए वह कहता है कि अपराधियों ने इतना पी लिया कि वे बेहोश हो गए। युवक दूसरे 2 लोगों को देखता है और कहता है कि बेहोश होने से पहले उन्होंने बहुत परेशानी पैदा की। एक गुंडा अपना धैर्य खो देता है। सूट में आदमी आरोप लगाता है कि युवक कुछ ही समय में वह अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने होता है। अपराधी को यह नहीं पता कि कैन मार्शल आर्ट्स में यासुओं से भी बुरा है, सब कुछ चकमा दे रहा है। नायक आदमी के सिर को गोलकीपर की तरह पकड़ता है, फिर गुंडे को कार के हुड पर पटक देता है। दूसरा आदमी देखता है कि उसके साथी के साथ क्या हुआ और फिर भी नायक पर हमला करता है, जो रसोई के चाकू से बच जाता है। हमारा आदमी चाकू वाले गुंडे को बालों से पकड़ता है, उसे 180 डिग्री घुमाता है और उसके चेहरे को कार के हुड पर पटक देता है। केन कहता है कि गुंडे की शराबी आदतें बहुत खराब होंगी जो इस तरह कार में गिर पड़ा, खासकर जब यह एक काफी महंगी कार है। युवा आदमी गुंडे को बालों से उठाता है और पूछता है कि क्या वह सहमत है, लेकिन वह आदमी जो अब गंदगी में लिपटा हुआ है स्पष्ट रूप से किसी और ही दुनिया में है। नायक बेहोश अपराधियों से कहता है कि उस नशे की हालत में वे नीचे ही रहें तो बेहतर है। वह चतुर लड़की जो खुद को छुपा रही थी गली से बाहर आती है। केन आवाज की ओर देखता है, उत्सुकता से भरा हुआ। रोते हुए लड़की पूछती है, क्या बहुत देर हो गई है। हमारा आदमी लड़की का हाथ पकड़ता है। युवा व्यक्ति माफी मांगता है और कहता है कि यह सब उसकी गलती है। अकी ज्यादा समय नहीं लेता यह समझाने में कि केन की बहन उत्तर के पड़ोसी देश भाग गई। लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है। लड़की आगे कहती है कि उसने ह्यूगो मिजुकामी को फोन पर इसके बारे में बात करते हुए सुना। ह्यूगो गुस्से में था और उसने फोन कमरे के पार फेंक दिया। अपराधी ने मई के भागने के लिए लड़की को दोषी ठहराया। उसने तो सोचा भी था कि वह मर चुकी है। केन कहता है कि लड़के की चिल्लाहट ने सारी पुरानी यादें मिटा दी। उसका सहयोगी पूछता है कि नायक पिछले 5 सालों से कहाँ था। लड़का कहता है कि वह विदेश पढ़ाई करने गया था और उसके बाद कुछ लोगों से मिला। फिर परिचित पूछता है कि क्या वह किसी संदिग्ध लेन देन में शामिल रहा है। नायक संदिग्ध लोगों की कल्पना करता है जो दूसरों के पैसे चुराते हैं, लेकिन केन ने एक आदमी पर बंदूक तान दी थी। तो युवा व्यक्ति जवाब देता है कि वह निश्चित रूप से कोई धोखेबाज नहीं है, हालांकि दूसरा अभी भी संदेह करता है। इधर उधर देखते हुए नायक पूछता है कि वे लोग कौन हैं। गलियारे से नीचे आते हुए काले कपड़े पहने हुए युवाओं की पंक्तियां पास आती हैं। वे उत्तरी पड़ोसी देश से हैं। केन पूछता है कि वे विश्वविद्यालय के अंदर राक्षसों की तरह कॉस्प्ले क्यों कर रहे हैं।
लोग आ रहे हैं। गलियारे में नीचे आते हुए काले कपड़े पहने हुए युवा लोगों की पंक्तियां पास आ रही हैं। वे उत्तरी पड़ोसी देश से हैं। केन पूछता है कि वे विश्वविद्यालय के अंदर राक्षसों की तरह क्यों कपड़े पहन रहे हैं। उसका सहयोगी जवाब देता है कि काश ये सिर्फ कॉस्प्ले होता। जापान में अंतरराष्ट्रीय स्थिति जटिल हो गई है। तेल को एक ऊर्जा स्रोत से बदल दिया गया है जिसे नासोपैक कहा जाता है, एक पदार्थ जो शक्तियों वाले लोगों में जागृति को ट्रिगर करने के लिए उपयोग किया जाता है। चूंकि जापान ने इस पदार्थ को विकसित किया है, बड़ी संख्या में जागृत व्यक्ति प्रकट होने लगे हैं। परिणाम स्वरूप दुनिया भर के संगठन कार्रवाई कर रहे हैं। सतह पर यह सिर्फ एक एक्सचेंज प्रोग्राम है, लेकिन वास्तव में यह जासूसी है। फिर परिचित व्यक्ति नायक को सुधारता है। वह कहता है कि उत्तर से आए छात्र वास्तव में माफिया हैं। स्वर्ग उत्तरी देश से है, शुद्ध धारा पूर्वी देश से है और हानरंगुट जापान से है। छात्रों ने एक नियम स्थापित किया है जिसे द्वंद्व कहा जाता है, जिसका मूल रूप से मतलब है कि अगर आप असंतुष्ट हैं तो इसके बारे में लड़ें। विश्वविद्यालय की स्वशासन समिति अभी भी मौजूद है, लेकिन उसने अपनी सारी विश्वसनीयता खो दी है। केन कहते हैं कि यह सब समय की बर्बादी है। हरे आंखों वाला एक लंबा आदमी उसे पुकारता है और रास्ते से हटने के लिए कहता है। नायक इस उकसावे को मनोरंजन के रूप में देखता है। बड़ा आदमी हमारे नायक को सीधे घूरता है, उसके पालन करने की प्रतीक्षा करता है। इससे पहले कि चीजें विस्फोटक हों, एक और आदमी उन्हें रोकता है। दुबला पतला लड़का कहता है कि हरे आंखों वाला लड़का नहीं जा सकता क्योंकि रास्ते में नाराजगी का गुब्बारा है। इससे बड़ा लड़का गुस्से में आ जाता है। वह दुबले लड़के को मारने के लिए तैयार हो जाता है। पूछता है कि क्या उन्हें स्वर्ग में चुप रहना नहीं सिखाया गया। दुबला लड़का लंबे लड़के का हाथ हवा में पकड़ते हुए कहता है कि हाँ, उसे पता है, और जोड़ता है कि स्वर्ग में वयस्कों को बच्चों के खेल में दखल न देने की शिक्षा दी जाती है। एक आवाज गलियारे में गूंजती है, कहती है कि बस बहुत हुआ। आवाज के मालिक पीले लबादे में एक लड़की हंगामे के पास आती है। वह पूछती है कि क्या जापान का हनरंग स्कूल का संतुलन बिगाड़ने का इरादा रखता है। दुबला पतला युवक उसे स्वर्ग की झांक किक्सिया के रूप में पहचानता है। विषय से बचते हुए दुबला पतला व्यक्ति नायक की ओर इशारा करता है और कहता है कि उसे अपनी बेहतर देखभाल करनी चाहिए। केन पूरी तरह से भ्रमित है। वह उस आदमी को जानता भी नहीं है। किक्सिया आगे बढ़ती है, कहती है कि अंत में बाकी लोग बस बैठे रहेंगे जबकि कमजोर कुचल दिए जाएंगे। लड़की लड़के को देखती है और कहती है कि वे कुछ नहीं, बस कचरा है। जब सब चले जाते हैं तो सहकर्मी नायक से कहता है कि आजकल विश्वविद्यालय में चीजें ऐसी ही हैं। 1 मिनट भी नहीं बीतता कि एक छात्र दौड़ता हुआ आता है और पूछता है कि क्या शिक्षक ठीक है। लड़का सांस लेने के लिए रुकता है, लेकिन जल्द ही सेल्फ गवर्नेंस कमेटी के अध्यक्ष योरी ताचिबारा आते हैं और देर से आने के लिए माफी मांगते हैं। प्रोफेसर उन्हें आश्वस्त करते हैं, कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, वे दोनों ठीक हैं। छात्र स्वीकार करता है कि वह अपनी स्थिति को दिखाने में शर्मिंदा है। योरी बताते हैं कि यह उनकी कमेटी की वर्तमान स्थिति है, केवल नाम की एक समूह। केन पहले से ही अलग हो रहा है और सुन भी नहीं रहा है। फिर भी समिति के नेता बात करते रहते हैं और अपनी आंखों में चमक के साथ सलाहकार केन यामागिमोटो से उनका ख्याल रखने के लिए कहते हैं। केन सहमत होने लगते हैं और कहते हैं कि वह अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि वह किसी के सलाहकार नहीं है। तीनों पुरुष एक दूसरे को चुपचाप देखते हैं। योरी युवा व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या प्रोफेसर सवायामा ने उसे यह नहीं समझाया था। लड़का कहता है कि प्रोफेसर ने वादा किया था कि वह किसी अद्भुत व्यक्ति को सलाहकार के रूप में लाएंगे, और केन तब और अधिक नाराज हो जाते हैं जब 3 लोगों ने उन पर घात लगाने की कोशिश की थी। जैसे ही प्रोफेसर शेखी बघारता है, लड़का पूछता है कि वह उसे धोखा देने की हिम्मत कैसे करता है। नायक कहता है कि वह तभी स्वीकार करेगा जब यह गारंटी हो कि समिति अन्य गुटों से अलग है। वह समिति के अध्यक्ष की आंखों में देखता है और पूछता है कि क्या वह अधिकार प्राप्त करने के बाद विनम्र रहेगा। लड़का सवाल पर सिर झुका लेता है। अंततः समिति का सदस्य जवाब देता है कि निश्चित रूप से वे बदलेंगे। केन कहता है कि उस स्थिति में वह इससे कोई लेना देना नहीं चाहता। अध्यक्ष ने बोलना समाप्त नहीं किया क्योंकि वह वास्तव में मानते थे कि वे बदलेंगे। वो कहते हैं कि एक बार जब उनके पास फिर से अधिकार होगा तो यह मायने नहीं रखेगा कि उन्हें क्या करना है, भले ही उन्हें अपने सलाहकार को सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करना पड़े। समिति के नेता के रूप में वह इस सड़ी हुई स्कूल को गर्व की चीज में बदलने जा रहा है। रात होते ही तीनों लोग घास पर बैठकर एक साथ पेय का आनंद लेते हैं। केन योरी से कहता है कि वह काफी करिश्माई है। शराब के हल्के नशे में योरी कहता है कि शराब सहनशीलता एक नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। लड़का हमारे नायक से पूछता है कि क्या वह एक सवाल पूछ सकता है। फिर अध्यक्ष पूछता है कि क्या केन प्रोफेसर के करीब है। प्रोटोगोनिस्ट उस सवाल पर जम जाता है और फिर केन योरी से पूछता है, उनकी अनौपचारिक बातचीत का मूड बदलते हुए, कि वह कभी इतने डरावने व्यक्ति के रूप में के सेंसी से कैसे मिले। एक फ्लैशबैक एक हाई स्कूल छात्र को दिखाता है। उसके पैरों के पास एक और किशोर जमीन पर पड़ा है। खड़ा छात्र दूसरे को सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए देखता है। उसके चारों ओर की जमीन लाल रंग से सनी हुई है। अक्षत किशोर ने पास खड़े लोगों से पूछा कि क्या वे हमेशा कमजोरों को धमकाने में गर्व महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि वास्तव में उसके चारों ओर कई छात्र बेहोश पड़े हैं या कराह रहे हैं। उनमें से कुछ पूरी तरह से बेहोश हैं, दूसरे मुश्किल से उठने की कोशिश कर रहे हैं। एकमात्र लड़का जो अभी भी खड़ा है कहता है कि जब वह इन घमंडी लोगों के आसपास होता है तो उसे कचरे जैसा महसूस होता है। हमारा नायक जो अभी भी युवा है जमीन पर पड़े छात्र को फिर से देखता है। वह देखता है कि लड़का ठीक नहीं लग रहा है। उसका दायां हाथ कांपना बंद नहीं कर रहा है। केन कहता है कि वह अपने जैसे ही लक्षण अनुभव कर रहा है, शरीर और आत्मा के अलग होने की अनुभूति। छात्र यह जानकर चौंक जाता है कि कोई उसे समझता है। फिर नायक समझाता है कि वह इस प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहता है। खड़ा किशोर जमीन पर पड़े व्यक्ति के पास घुटनों के बल बैठता है और कहता है कि अब जब उसने इसे देख लिया है तो वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमारा नायक छात्र को उठने में मदद करता है और उसे दिलासा देता है, ये कहते हुए कि जब तक वह मेटामॉर्फोसिस से गुजर रहा है वो किसी को उसे छूने नहीं देगा। वो ये भी समझाता है कि इसके खत्म होने के बाद वो अपने आप होगा। लेकिन केन की कोमल मुस्कान इसे मजाक जैसा बनाती है। छात्र इस दयालुता के कार्य को बहुत भावुक पाता है और घुटनों के बल बैठकर देखता है जैसे नायक दूर चला जाता है। टोक्यो की एक ऊंची इमारत में चश्मा पहने एक आदमी सोचता है कि क्या वह पहली बार पुरानी यादों का अनुभव कर रहा है, लेकिन वह निष्कर्ष निकालता है कि यह वह भावना नहीं है। यह एहसास कुछ नया खोजने के उत्साह जैसा है। फोराइज को याद आता है कि नायक भी मेटामोर
रूपांतरण और फिर भी वह हाई स्कूल में पूरी तरह ठीक था। प्रोफेसर खुद से पूछते हैं, हालांकि वह इसे पूरी तरह से नहीं मानते, क्या केन पहले से ही अगले चरण में है। आदमी चुपचाप मूल्यांकन करता है। अजीब व्यक्ति के पीछे कार्यालय की दीवार लेखों और नोट्स से ढकी हुई है जो एक निश्चित जुनून का सुझाव देते हैं। वहाँ छात्रों के नक्शे और फोटो भी लगे हुए हैं। स्थिति प्रोफेसर की अपेक्षाओं से अधिक हो रही है, जिससे उसकी जिज्ञासा बढ़ रही है। केन को लगता है कि उसे जल्द ही एक नया गिनी पिग मिलेगा। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों के बीच से चमकती हैं। विश्वविद्यालय का प्रांगण खाली है। सवायामा केन से पूछते हैं कि क्या वह हैंगओवर से प्रतिरक्षित है, और लड़का जवाब देता है कि वास्तव में प्रोफेसर ही बहुत कमजोर है। प्रोफेसर स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि नायक समिति सलाहकार का पद स्वीकार करेगा। वह आगे कहते हैं कि शायद केन रहने के लिए जगह चाहता है, कि हमारे नायक को अपने दोस्तों को कोने में धकेला हुआ देखना पसंद नहीं है। सवायामा मानते हैं कि किसी भी तरह से वह खुश है। नायक जवाब देता है कि आवाज वह कारण नहीं था जिसके लिए उसने प्रस्ताव स्वीकार किया, बल्कि इसलिए क्योंकि यूरी की आंखों में वह उसकी ईमानदारी महसूस कर सकता था। केन को याद आता है कि एगी उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, और प्रोफेसर से कहता है कि वह जानता है जब कोई झूठ बोल रहा होता है। लड़का स्वीकार करता है कि उसे वे लोग पसंद हैं जो खुद के प्रति सच्चे होते हैं। सवायामा कहते हैं कि इस क्षेत्र में ऐसे लोग दुर्लभ हैं। जैसे ही कोई पास आता है, रुक जाता है। लड़की अविश्वास में दृश्य को देखती है। प्रोफेसर, जो अभी भी बात कर रहे हैं, पानी पीते समय चौंक जाते हैं जब महिला केन का अंतिम नाम यानागिमोटो चिल्लाती है। ईमानदार योरी हमारे लड़के का स्वागत करते हैं, जिससे सवायामा अपने शब्दों को निगल जाते हैं। जब युवा महिला ने नायक को पाया तो उसकी उत्तेजना देखकर प्रोफेसर को महसूस होता है कि केन ने उस पर चाल चल दी। पत्रकार और लड़के के बीच की खुशमिजाज बातचीत को रोकते हुए सवायामा केन को पकड़ता है और ईर्ष्या से भरा कहता है कि आखिरकार उसने अपनी जगह पा ली। नायक रिपोर्टर से पूछता है कि वह विश्वविद्यालय में क्या कर रही है, और वह जवाब देती है कि वह छात्रों का साक्षात्कार लेने आई है। यूरी बताती है कि उसने सुना है कि विभिन्न गुट परिसर में ताकत हासिल कर रहे हैं। अनजाने में पत्रकार अपने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। महिला नायक से कहती है कि चूंकि यह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, वह स्थिति की जांच करने के लिए स्वयं आई है। हालांकि अब तक किसी ने भी साक्षात्कार के लिए सहमति नहीं दी है, और हमारा नायक प्रभावित है कि इयोरी अभी भी सुरक्षित है। अफसोस के साथ रिपोर्टर कहती है कि अगर वह खाली हाथ लौटती है तो उसे अपने बॉस से परेशानी होगी। केन उसकी मदद करने की पेशकश करता है और युवा महिला हैरान होती है। सवायामा की ओर इशारा करते हुए नायक कहता है कि दिखावे के बावजूद वह व्यक्ति संकाय का हिस्सा है। प्रोफेसर को एहसास होता है कि इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। त्रय विश्वविद्यालय परिसर में चलती है। पत्रकार और प्रोफेसर बातचीत करते हैं, जबकि केन दूर से देखता है। सवायामा योरी को समझाते हैं कि गुटों के पास शक्तिशाली प्रायोजक हैं, सिवाय एक गुट के। अमादोरी गुट एक अपवाद है। अमादोरी के सदस्य परेशानी नहीं करते और उनके पास प्रायोजक नहीं है। बिना प्रभाव के भी लोग उस गुट को विचारशील और अच्छी प्रतिष्ठा के लिए पसंद करते हैं। प्रोफेसर निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका श्रेय गुट के नेता को जाता है, और रिपोर्टर को सलाह देते हैं कि और साक्षात्कार लेने की कोशिश न करें। यूरी हैरान है क्योंकि उसे विश्वविद्यालय से अनुमति मिल गई थी। सवायामा समझाते हैं कि बात वह नहीं है, और चूंकि वह बाहरी है, वह उसे कुछ दृष्टिकोण देने जा रहे हैं। वह आदमी कहता है कि विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है जहां आप कभी नहीं जानते कि क्या होने वाला है या कहां होने वाला है। इसके साथ ही प्रोफेसर कहते हैं कि वह जा रहे हैं क्योंकि उन्हें काम करना है, और यूरी उनकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। जाने से पहले सहकर्मी केन को अंगूठा दिखाता है, हालांकि केन जानता है कि उसने सब कुछ गलत समझा है। रिपोर्टर नायक से कहता है कि प्रोफेसर अच्छे व्यक्ति लगते हैं, और हमारा नायक कुछ हद तक सहमत होता है। नायक लड़की से पूछता है कि अब वह क्या करने की योजना बना रही है। यूरी जवाब देती है कि वह थोड़ी देर और रुकने की योजना बना रही है। केन उसे बताते हैं कि घूमने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसे उनके पास से नहीं हटना चाहिए। शर्म से लाल होते हुए युवती शर्मिंदगी से मरने लगती है। यूरी को एहसास होता है कि वे मूल रूप से कैंपस में डेट पर होंगे, और वह उनके टैग खेलने का एक असंभव दृश्य कल्पना करती है। उसकी कल्पना एक लड़के द्वारा बाधित होती है जो कहता है कि उसने सुना कि कैंपस में एक पत्रकार है और वह इसे देखने आया है। नाराज होकर लड़का कहता है कि ये तो बस एक सतही महिला है जो छात्र परिषद की चापलूसी कर रही है। केन बीच में आता है और कहता है कि रिपोर्टर एक मेहमान है। लड़का इस बात पर और गुस्सा हो जाता है कि कोई अजनबी इतनी खुलकर घूम रहा था। हमारा नायक संदिग्ध हरकत को नोटिस करता है। वह लड़का लड़की को एक तरफ धकेल देता है ठीक उसी समय जब मुक्का उसे लगने वाला होता है। यूरी अराजकता से डर जाती है और चिल्लाती है। पोनीटेल वाला लड़का कहता है कि विश्वविद्यालय के नियम टूटने वाले हैं। लड़के और लड़की को घूरते हुए वो कहता है कि छात्र परिषद को इससे दूर रहना चाहिए। हमारे नायक को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। भूरे बालों वाला युवक नायक से पूछता है कि क्या वह पूरे पैराडाइज गुट का सामना करने की योजना बना रहा है। केन कहता है कि विरोध करने का कोई कारण नहीं है। रिपोर्टर के करीब आते हुए वह आदमी कहता है कि बच्चे को शुरुआत से ही ईमानदार होना चाहिए था, बजाय इसके कि वह सख्त बनने का नाटक करे। हमारा लड़का उसे बीच में ही रोककर सही करता है, समझाते हुए कि विरोध करने का मतलब है प्रयास करना। यूरी चिंतित होकर देखती है जब नायक गुंडे का सामना करता है। अजीब आदमी नायक से पूछता है कि उसका मतलब क्या है। केन पूरे छात्र परिषद की ओर से घोषणा करता है। अब से परिषद पैराडाइज गुट के खिलाफ विरोध करती है। नायक ताना मारते हुए कहता है कि अगर उन्हें यह पसंद नहीं है तो वे लड़ सकते हैं। हमारा नायक अपने प्रतिद्वंद्वी का मजाक उड़ाता है और यह दिखाने के लिए हल्की सी मुस्कान भी देता है कि कौन बॉस है। विश्वविद्यालय के अंदर योरी शांति से चलता है। उसका ध्यान उसके नोटपैड पर केंद्रित है। कागज पर हम देख सकते हैं कि अध्यक्ष ने केन यानागिमोटो के बारे में नोट्स बनाए हैं। युवा व्यक्ति सोचता है कि क्या उसकी यह निष्कर्ष कि लड़का भरोसेमंद लगता है वास्तव में सही है। अंत में योरी अभी भी कोई निर्णय नहीं ले पाता है और फिलहाल बस देखने का निर्णय करता है। एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है और कुछ चटपटी गपशप साझा करता है। छात्र परिषद अध्यक्ष का ध्यान गपशप की ओर जाता है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि नए काउंसिल सलाहकार ने पैराडाइज पर युद्ध की घोषणा कर दी है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़का हैरान होकर पूछता है, रुको, क्या? लड़ाई का आनंद लेने वाली भीड़ पहले ही इकट्ठा हो चुकी है। यूरी दूर से देखता है ताकि गलती से पकड़ा न जाए।
उड़ती हुई किक जो उसके लिए नहीं थी। पोनीटेल वाला आदमी अपने से बड़ा लकड़ी का टुकड़ा निकालता है। लकड़ी के हथियार को हमारे नायक की ओर इशारा करते हुए वो आदमी पूछता है कि अगर वह जीतता है तो वह क्या चाहता है। केन कहता है कि अगर वह जीतता है तो वह चाहता है कि पैराडाइज फैक्शन को भंग कर दिया जाए। पूरे बालों वाला युवक जो सुन रहा है उस पर विश्वास नहीं कर सकता। वह लड़के से कहता है कि मजाक की भी हद होती है। नायक जवाब देता है कि वह मजाक नहीं कर रहा है। छात्र परिषद के बिखरने के बारे में सोचते हुए अजीब व्यक्ति हमारे नायक का मुआयना करता है। पोनीटेल वाला लड़का ये कहने लगता है कि अगर वह जीतता है तो वह क्या चाहता है, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया जाता है। पास नहीं आ पाने के कारण छात्र परिषद अध्यक्ष चिढ़कर कहता है कि केन केवल एक दिन के लिए विश्वविद्यालय में रहा है। हताश होकर योरी चिल्लाता है कि नायक द्वंद्व के नियमों को नहीं समझता। कुकिया जो पास में था परिषद अध्यक्ष से कहता है कि नाटक करना बंद करें, क्योंकि अगर केन नियम नहीं जानता तो ये छात्र परिषद की गलती है कि वे इतने असंस्कृत हैं। योरी आने वाली स्थिति को लेकर घबराने लगता है। लड़का खुद को दोषी मानता है और स्थिति को पलटने के तरीके सोचने लगता है। हमारा नायक देखता है कि अध्यक्ष तबाह दिख रहा है। केन छात्र की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए नायक हताश लड़के के पास जाता है। योरी आश्चर्यचकित है जब लड़का पास आता है। उसके सामने खड़े होकर केन पूछता है कि क्या वह वही नहीं था जो सबसे ज्यादा चाहता था कि चीजें सामान्य हो जाएं। नायक आगे कहता है और अध्यक्ष से कहता है कि वह अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। योरी कहता है कि अगर कोई जानता है तो वह वही है। हमारा लड़का फिर हंसता है। केन इस बात को स्वीकार करता है कि लड़के ने समझ लिया और लड़ाई में वापस लौटता है। आसपास के लोग समिति के नेता से पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। अन्य समिति के सदस्य उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि यह उसकी गलती नहीं है और उन्हें सलाहकार को बाहर निकाल देना चाहिए इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाएं। योरी जवाब देता है कि ऐसा करना समझदारी नहीं होगी। लड़के उसे लड़ाई शुरू होने से पहले पीछे हटने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष समझाता है कि अगर वह असंभव परिणाम प्राप्त करना चाहता है तो उसे असंभव पर दांव लगाना होगा। लड़का जोड़ता है कि फिर भी सलाहकार थोड़ा बेवकूफ है। योरी उस आदमी को देखता है जिसकी मुद्रा बहुत खराब है और एक बार उस पर भरोसा करने का फैसला करता है। कैंपस में हलचल जारी है। हमारा नायक अपने प्रतिद्वंद्वी के पास लौटता है और पूछता है कि वे पहले किस बारे में बात कर रहे थे। उकसावे का असर होता है और वह व्यक्ति अपना आपा खो देता है। लकड़ी वाला पागल कहता है कि वह भी वही चाहता है। छात्र परिषद का अंत। कुकिया उसी समय उस लड़के की फैन बन जाती है और उसे कहती है कि केन को पूरी तरह से हरा दे। नायक का प्रतिद्वंद्वी पागल गति से हमला करता है। लड़का दौड़ा, कूदा, फिसला, गिरा और हमला किया। पल भर में वे आमने सामने थे। सब कुछ अविश्वसनीय रूप से तेजी से हो रहा था और हमेशा की तरह हमारा नायक बस बच गया। लड़का तुरंत समझ जाता है कि वह चूक गया, इसलिए वह हवा में ही पुनः गणना करता है और केन पर झाड़ू पर चुड़ैल की तरह झपटता है। लगातार हमलों को आसानी से चकमा देते हुए नायक निष्कर्ष निकालता है कि 7 स्टार सोसाइटी पैराडाइज को प्रायोजित नहीं कर रही है, क्योंकि अगर वे ऐसा कर रहे होते तो शर्त का दूसरा हिस्सा केन से संबंधित होता। नायक इस संभावना पर विचार करता है कि यह वेश्यावृत्ति हो सकती है, लेकिन भले ही ऐसा हो वे द्वंद्व में हस्तक्षेप करने में रुचि नहीं रखते। नायक मूनवॉक के साथ बचता है। उनके चारों ओर की भीड़ अंधी लगती है और सोचती है कि हमारा नायक हार रहा है सिर्फ इसलिए कि वह पलटवार नहीं कर रहा है, जबकि वास्तव में वह लगभग सोने के करीब है। दर्शकों में एक लंबे बालों वाला लड़का समझता है कि लड़ाई वास्तव में कितनी एक तरफा है। इस बीच डंडे का दीवाना गुस्से में है। वह नायक से विनती करता है कि वह हिलना बंद कर दे ताकि वह एक वार कर सके। केन को आखिरकार याद आता है कि वह आदमी वहां भी है। हमारा नायक सफेद बालों वाले युवक के चेहरे पर मुक्का मारता है। वह लड़का पहले ही वार से गिर जाता है। नायक उस लड़के की छड़ी चुरा लेता है। जब वह आदमी जमीन पर छड़ी से कुछ खींचता है, भीड़ अविश्वास में टिप्पणी करती है कि अभी क्या हुआ। कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि क्या यह सिर्फ किस्मत थी। हमारे हीरो ने एक गोला खींचने की कोशिश की लेकिन एक बीन्स बना दिया। जब केन अपनी कलाकृति का मूल्यांकन कर रहा होता है, एक बड़ा गुंडा उसे घात लगाने की कोशिश करता है और अंदाजा लगाओ क्या, बेशक वह बच जाता है। नायक अपने प्रतिद्वंद्वी को कॉलर से पकड़ लेता है। लाठी पर झुकते हुए हमारा नायक अपने से बहुत बड़े आदमी को अपने कंधे पर से फेंक देता है। वह आदमी सिर के बल गिरता है और फिसल जाता है। केन सभी को कुकिया के पहले के शब्द याद दिलाता है। उसे अपने विरोधियों को पूरी तरह से हराना था। बड़ा आदमी कांपने लगता है जब उसे एहसास होता है कि वह किस मुसीबत में फंस गया है। जैसे ही वह मदद के लिए चिल्लाने वाला था, जासूस ने उसके चेहरे पर एक ठोकर मारी। आप दूर से ही छात्र की पीड़ा सुन सकते थे। नायक अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर से रस छिड़कता है। लंबे बालों वाला व्यक्ति बस शांतिपूर्वक दृश्य देखता है, लेकिन बाकी भीड़ भयभीत दिखती है। योरी मिश्रित भावनाओं के साथ दृश्य देखता है। लाल रस से लटपट केन स्पष्ट करता है कि वह सिर्फ वही कर रहा है जो उसे बताया गया था। हमारा लड़का पूछता है कि क्या एक आदमी के लिए इतनी पिटाई काफी है। बेचारा बहुत पहले ही बेहोश हो चुका था। नायक कुकिया की ओर देखता है। लड़की लड़के की हिम्मत से हैरान है, जो वापस जमीन पर चित्र बनाने में लग जाता है। अब यह स्पष्ट है कि वह शून्य से शुरू होने वाली उलटी गिनती बना रहा है। हमारे नायक ने लगभग संख्या को गड़बड़ कर दिया और इसे फिर से करना मुश्किल होता। केन मुड़कर भीड़ की ओर इशारा करता है। लड़का गिनना शुरू करता है कि वहां कितने सिर हैं। गिनती से थककर नायक योरी की ओर मुड़कर एक सवाल पूछता है। अध्यक्ष वास्तविकता में लौटते हैं और पूछते हैं कि वह क्या चाहता है। हमारा नायक सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या एक द्वंद्व में कई लोग भाग ले सकते हैं। उदाहरण के लिए केन पूछता है कि क्या यह एक बनाम सभी का द्वंद्व हो सकता है। समिति के नेता कहते हैं कि यह कोई समस्या नहीं है। अगर वह विरोधियों की संख्या चुनता है और वे सभी सहमत होते हैं तो कोई सीमा नहीं है। अपने जूस से सने हाथ को लहराते हुए केन यानागिमोटो कहता है कि वह उन्हें एक एक करके गिनने के लिए बहुत आलसी है। नायक दर्शकों की ओर मुड़ता है और उन्हें लड़ने के लिए कहता है। जाहिर है देखने वाले लोग पूरी तरह से जोश में आ जाते हैं। वे लड़के की ओर आग भरी आंखों से दौड़ते हैं। हमलावर हर दिशा से नायक पर हमला करते हैं। केन पैराडाइज गैंग के सदस्यों को चिढ़ाता है और उन्हें एक साथ हमला करने के लिए आमंत्रित करता है। सभी उसकी हिम्मत से हैरान हैं और 1 सेकंड के भीतर वे नायक की ओर दौड़ रहे हैं। वे सभी मिलकर घमंडी लड़के को हराने के लिए जुट जाते हैं। पहला व्यक्ति एक किक के साथ उड़ता हुआ आता है। केन पतले आदमी को पूरा आने देता है।
पतले लड़के को पूरी ताकत से आने देता है, लेकिन लड़के को कुछ गड़बड़ लगती है। हमारा हीरो बच्चे की टांग को हवा में उसके चेहरे से कुछ इंच दूर पकड़ लेता है और उसे अपने सीन पाई का सम्मान करने के लिए कहता है। उसे सबक सिखाने के लिए केन एक हाथ से लड़के की एड़ी को कुचल देता है। जैसे ही बच्चा चिल्लाता है, दूसरे छात्र पूरी गति से आते हैं। नायक उस आदमी को छोड़ देता है और अपनी छड़ी तैयार करता है। वह ऊपर से आने वाले किसी के 5 दांत तोड़ देता है। नायक तेजी से आगे घूमता है और बैल की तरह आ रहे आदमी को लात मारता है। कायर हमारे लड़के पर घात लगाने की तैयारी करते हैं। 3 लोग नायक के धड़ को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि एक और लाठीधारी पागल ऊपर से कूदता है। पक्षी लड़का युद्ध का नारा लगाते हुए आता है। टकराव पर क्या हुआ कोई नहीं देख सकता, बस अंधेरे आभा को उठते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही अगले लोग पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, कई लड़के उड़ जाते हैं। केन एक हाथ से अपनी स्टाफ घुमाता है, फिर नायक बेब्लेड की तरह घूमता है, सभी को दूर फेंक देता है। हमारा नायक उन कृतज्ञ लोगों से कहता है कि वह एक अच्छा सीन पाई है जिसने उनके साथ खेलने में अपना समय बर्बाद किया। वह थोड़ी देर के लिए बात करना बंद करता है और एक बदतमीज लड़के को मारता है। जैसे ही वह लड़का हवा में उड़ता है, केन का सीन पाई अपने कृतज्ञ कुहाइयों को बताना खत्म करता है कि वह कितना नाराज है। एक और लड़का किक के साथ आता है और नायक झुक जाता है, शिष्टाचार की कमी की शिकायत करते हुए। सलाहकार उसे समझाने के लिए स्टाफ से उसके सिर पर मारता है। एक तीसरा स्टाफधारी पागल पैराशूट से आता है और ऐसा लगता है कि पैराडाइज के सदस्य अनंत हैं। उतरने का प्रभाव अद्भुत है और पागल नंबर 3 स्तब्ध रह जाता है। केन ने हवा में उसके डंडे को ऐसे पकड़ा जैसे कुछ नहीं था। फिर नायक उस हथियार को एक टहनी की तरह तोड़ देता है, जिससे उसे पकड़ने वाला आदमी गिर जाता है। नायक उस आदमी के पेट में डंडे से एक नया नाभि बनाता है और जाहिर है कि पागल गिर जाता है। 2 लड़के जो ये बहस कर रहे थे कि लड़ाई में शामिल होना चाहिए या नहीं, देखते हैं कि एक और साथी को बर्बाद कर दिया गया। केन कहता है कि भले ही वे चाहते हैं कि सीनियर मर जाए, उन्हें यह अच्छे तरीके से कहना चाहिए। दोनों लड़के हिम्मत जुटाते हैं और नायक पर हमला करते हैं। जो पहले पहुंचता है उसे पग बना दिया जाता है और दूसरे के चारों अक्लदाड़ मुफ्त में निकाल दी जाती है। वैसे भी वे दोनों रैग डॉल्स की तरह कैंपस में उड़ते हैं। हमारा हीरो पैराडाइज के सदस्यों से कहता है कि वे सब कचरा है। बाकी दर्शक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी क्या हुआ। यूरी यह जानकर स्तब्ध है कि केन उतना ही अच्छा था जितना उसने दावा किया था। समिति का नेता उस रात को याद करता है जब वे बाहर घूम रहे थे। दोनों चुपचाप पी रहे थे। मुख्य पात्र चुप्पी तोड़ते हुए योरी से कहता है कि वह बहुत पुनः प्रयोज्य है। कुछ भी न समझते हुए लड़का बस उसे घूरता रहता है। इसलिए इवामा राष्ट्रपति को समझाते हैं कि केन वास्तव में उसकी तारीफ कर रहा था और लड़का और भी भ्रमित हो जाता है। प्रोफेसर समझाते हैं कि अगर मुख्य पात्र किसी का हल्का अपमान कर रहा है तो वास्तव में यह प्रशंसा के रूप में होता है। बुजुर्ग व्यक्ति लड़के से पूछता है कि क्या वह जानता है कि आवारा क्या होता है, और छोटा लड़का कहता है नहीं। इसलिए इवामा छात्र को एक विशेष पाठ के लिए तैयार करते हैं। सरल शब्दों में प्रोफेसर कहते हैं कि एक आवारा वह होता है जो कभी भी एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहता। सड़क पर गुजरने वाले लोगों और आवारा के बीच कोई वास्तविक पारस्परिक रुचि नहीं होती। भले ही आवारा को किसी भी तरह की मदद मिले, वह पहले से ही अपनी स्थिति का बहुत आदी हो चुका है और इसलिए वह अपने जीवन के अंत तक जारी रहता है। अंत में ऐसा लगता है कि वे जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसे भी अस्वीकार कर देते हैं, फिर भी अकेले दुश्मनों से घिरे रहते हैं। दुनिया इस व्यक्ति को कोई राहत नहीं देती, लेकिन वह सारी बुराई, डर और आसन्न दुर्भाग्य को अंदर ही रखता है और अपने अनुभवों को वापस वार करने के लिए हथियार बना लेता है। कुछ लोग उस आवारा के करीब आने की कोशिश करते हैं, उसकी ताकत का फायदा उठाने के लिए, लेकिन उन लोगों में भी, खासकर सबसे बेकार लोगों में, आवारा उन्हें कचरे की तरह समझता है और बाद में फेंक देता है। यही केन है। तो इवामा निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारा आवारा नायक अन्य मनुष्यों से पूरी तरह अलग है। वर्तमान में एक और बच्चे को मुफ्त में नाक की सर्जरी मिलती है और यह केन यानागिमोटो की कहानी थी। नायक आखिरी छात्र को हिलाता है जिसने उस पर छलांग लगाई और उसे अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी नाक टूट गई। वह लड़का सुस्ती करने लगता है। केन इसे बर्दाश्त नहीं करता और उसे और जोर से हिलाता है। नायक छात्र से उसका नंबर पूछता है, पूरी तरह से पिटा हुआ। छात्र के पास अभी भी हमारे हीरो को गाली देने की ताकत है। सीनियर अपना धैर्य खो देता है और कहता है कि बस बता दो, ये इतना मुश्किल नहीं हो सकता। जब लड़का हिचकिचाता है, केन पूछता है कि क्या उसके कान बंद हैं और वह सुन नहीं सकता। ये जाने बिना कि नायक बंद कानों के साथ क्या करता है, लड़का घबरा जाता है और अपनी तर्जनी उठाता है। छात्र धीरे धीरे गिनती शुरू करता है, 1, 2। ऐसा लगता है जैसे उसने सोचा कि नई नाक मुफ्त शिपिंग के साथ आई है, और वह जारी रखता है, 3, 4, 5। जाहिर है क्विक्सिया ने पलक झपकाई और पूरी लड़ाई को मिस कर दिया, क्योंकि उसे नहीं पता कि अभी क्या हुआ। लड़की सोचती है कि नायक किस तरह का राक्षस है और वह बीच में जाकर उसका सामना करने का फैसला करती है, लेकिन वह फिसल जाती है और जमीन पर गिर जाती है। क्विक्सिया योरी से पूछती है कि क्या यह सब उसकी योजना थी, बाहरी लोगों को लाकर स्थिति को उसके लिए हल करने के लिए। अध्यक्ष आरोपों को सिर ऊंचा रखकर सुनता है। फिर समिति के नेता बताते हैं कि केन वास्तव में केन है, एक पूर्व छात्र, इसलिए यह गिना नहीं जाता। लड़की अपमानित महसूस करती है, खासकर जब अब वह लड़का भी उसे तिरस्कार से देख रहा था। क्विक्सिया को एहसास होता है कि उसने स्थिति पर नियंत्रण खो दिया है और इसे पलटने के तरीके सोचने लगती है। हमारा नायक जानना चाहता है कि क्या उसने पहले ही स्वर्ग को समाप्त करने के लिए कोटा पूरा कर लिया है, लेकिन नेता उसे याद दिलाती है कि उसके पास अभी भी एक आखिरी चाल बाकी है। जहां क्विक्सिया फिर वही जिलोंग को बुलाती है, जो लंबे बालों वाला लड़का है जो कोने से चुपचाप देख रहा था। लड़की द्वेष से भरी हुई लड़के से कहती है कि अपनी तलवार निकालो। जिलोंग कहता है कि वह इसका ध्यान रखेगा। स्थिति में लंबे बालों वाला लड़का कहता है कि वह क्विक्सिया की सेवा में है। वही जिलोंग अपनी तलवार निकालता है। लंबे बालों वाला व्यक्ति हमारे लड़के का सामना करने के लिए उत्साहित लगता है।
इस बीच नायक जमीन पर अपनी छड़ी से लिखने में व्यस्त है। हम देख सकते हैं कि उस व्यक्ति की कला में सुधार हुआ है। जमीन पर पड़े अनगिनत विरोधियों में से संख्या 182 विशेष रूप से ध्यान खींचती है। केन को एहसास होता है कि अभी भी एक दुखी आत्मा बाकी है जिसे संभालना है। नायक वास्तव में इस विचार से परेशान हो जाता है कि उसे संख्या मिटानी और फिर से लिखनी पड़ेगी। जिलोन कहता है कि उसके लिए यह अशिष्ट होगा अगर वह अपने सीन पाई से ठीक से लड़ने की तैयारी न करे। हमारा हीरो इस बहाने पर विश्वास करने का नाटक करता है। बिना कुछ कहे प्रतिद्वंद्वी अपनी तलवार निकालता है। तलवारबाज तेजी से एक बड़े हमले के साथ आगे बढ़ता है। केन मुश्किल से हिलता है और अपनी छड़ी से रोकता है। इतनी आसानी से ब्लॉक हो जाने पर लंबे बालों वाला व्यक्ति समझ जाता है कि यह बच्चा एक अलग स्तर पर है। जिलोंग 4 या 5 मीटर पीछे हट जाता है। लंबे बालों वाला व्यक्ति मानता है कि भले ही नायक की उपस्थिति भारी नहीं है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। केन समझाता है कि इसका मतलब है कि उसकी तुलना में तलवारबाज कुछ भी नहीं है। दुश्मन को चिढ़ाते हुए सलाहकार अपना हथियार जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। जिलोंग कहता है कि हमारा हीरो घमंडी हो रहा है सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ कमजोरों को हरा दिया। लंबे बालों वाला आदमी अपनी तलवार नायक की ओर इशारा करता है और उसे अहंकार बनाए रखने के लिए कहता है। लंबे तेज कदमों से दूरी को खत्म करते हुए प्रतिद्वंद्वी दूरी को समाप्त कर देता है। चमकदार और विस्तारित वारों के साथ छात्र केन से वादा करता है कि वह उसकी जीभ खींच लेगा। जिलोंग लगातार एक स्थिर कलाई के साथ हमला करता है। ये स्पष्ट है कि प्रतिद्वंद्वी लंबी तलवार में निपुण है। केन वापस लड़ने का फैसला करता है, अंधे स्थान से आगे बढ़ते हुए। इससे पहले कि लंबे बालों वाला प्रतिक्रिया कर सके, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। नायक छात्र पर एक साफ पंच मारता है। यहाँ तक कि अपनी बाहों से रोकने में सफल होने के बावजूद जिलोंग लाल थूकता है। तलवारबाज प्रभाव से उछल जाता है। हवा में लंबे बालों वाला व्यक्ति अपनी तलवार को जमीन में धंसाने की तैयारी करता है। ब्लेड उसकी उड़ान की गति को धीमा कर देता है। जिलोंग अपनी तलवार पर झुकते हुए घुटनों के बल बैठता है और केन बस दूर से हाथ जेब में डाले देखता रहता है। तलवारबाज रुककर सोचता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। जमीन में बने गड्ढे के नीचे छात्र हमारे नायक की अपार शक्ति से स्तब्ध है। मुख्य पात्र पूछता है कि क्या लंबे बालों वाला व्यक्ति सच में सोचता है कि उसके पास उसे आराम करने देने का समय है। जिलोंग गठिया से पीड़ित बूढ़ी महिला की तरह उठता है और स्वीकार करता है कि वह गलत था। अपनी आभा प्रकट करते हुए तलवारबाज स्वीकार करता है कि उसने समिति सलाहकार को कम आंका था, लेकिन अब वह गंभीर है। जिलोंग चमकती लाल आंखों और खाली अभिव्यक्ति के साथ केन को घूरता है। लाल चिंगारियां नायक की ओर बढ़ती हैं। आंखों से तेज प्रतिद्वंद्वी नायक के अंधे स्थान की ओर बढ़ता है। जिलोंग लंबी तलवार को कुशलता से संभालता है और सोचता है कि उसकी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तलवारबाज एक हमले की तैयारी करता है जिसे वह सुनिश्चित है कि केन देख भी नहीं पाएगा। मुस्कुराते हुए प्रतिद्वंद्वी अंतिम प्रहार के लिए तैयार होता है। लंबे बालों वाला व्यक्ति नायक की पीठ पर निशाना साधता है और उसे नर्क में पछताने के लिए कहता है, लेकिन केन निश्चित रूप से हमले को देखता है। वे एक विस्फोटक टकराव में भिड़ते हैं। कक्षा छोड़ते हुए छात्रों का एक समूह उठती हुई धूल के बादल को देखता है। गंजा आदमी अपने सामने वाले व्यक्ति से पूछता है कि अभी क्या हुआ, और वह व्यक्ति जवाब देता है कि यह बहुत तेज था, वह इसे देख भी नहीं सका। हर कोई धुएं के बैठने का इंतजार करता है, ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर हुआ क्या। जिलोंग पूरी तरह से सदमे में है। हमारे लड़के के हाथ ने बस तलवार को रोक दिया। केन ने अपनी उंगली से तलवार को रोक दिया। तलवारबाज ये स्वीकार नहीं कर सकता कि बचने के बजाय उसने इसे पकड़ने का फैसला किया। यह ऐसा है जैसे वह किसी बच्चे के साथ खेल रहा हो। हमारा नायक उसकी ओर मुड़कर पूछता है, मुझे मत बताओ कि यही तुम्हारा सबसे अच्छा है। लंबे बालों वाला व्यक्ति अपने हथियार को वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन लंबी तलवार हिलती नहीं है। केन नए छात्र से कहता है कि उसे लगा कि वह खेलना बंद कर चुका है और व्यंग्यात्मक रूप से माफी मांगता है। नायक कहता है कि एक अच्छे सीनियर के रूप में उसे निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए और अपने प्रतिद्वंद्वी के पीछे टेलीपोर्ट कर जाता है। नाराज जिलोंग अपनी आंखों से हमारे नायक को खोजता है। तलवारबाज उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन केन पहले से ही उसके 180 डिग्री पीछे है। जिलोंग अपनी गति बढ़ाता है ताकि एक अंतिम हमले में सब कुछ लगा सके। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी हमला करता है, नायक उसकी कलाई पर थपकी देता है और उसका गला पकड़ लेता है। केन जिलोंग को गर्दन से उठाता है। हमारा नायक देखता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी सांस के लिए संघर्ष कर रहा है। तलवारबाज इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह उसके लिए अंत है। नायक लंबे बालों वाले व्यक्ति के हाथ में तलवार को देखता है, फिर केन उसे उधार लेने का फैसला करता है। जिलोंग की गर्दन बैंगनी होने लगती है। हमारा नायक बेहोश लंबे बालों वाले व्यक्ति को जमीन पर गिरा देता है। लड़का उस संख्या को देखता है जो उसने कुछ मिनट पहले जमीन पर लिखी थी। केन तलवार को जमीन पर एक ओगर की ताकत से खींचता है। छात्र की तलवार दबाव में टूट जाती है। सफलतापूर्वक हमारा लड़का संख्या 2 को 3 में बदल देता है। नायक तलवार से निराश है, लेकिन निश्चित रूप से ब्लेड चीन में बना है। केन तलवार को बेहोश छात्र पर फेंकता है और कहता है कि उसके नेता को कुछ बेहतर खरीदना चाहिए था। इसी बात पर लड़का भीड़ में नेता को ढूंढता है। कुक्सिया की ओर देखते हुए सलाहकार पूछता है कि क्या लड़की को उनकी की गई डील याद है। लड़की हैरानी से केन की ओर मुड़ती है। कुक्सिया चारों ओर देखती है और देखती है कि उसके सभी साथी हार चुके हैं। अन्य छात्र हंसते हैं और पहले से ही लड़की को मजाक की तरह मान रहे हैं। पैराडाइज के लिए चीजें इससे बुरी नहीं हो सकती। नायक अपना धैर्य खो देता है और पूछता है कि क्या उसके पास लड़ने के लिए अभी भी और गुंडे बचे हैं। प्रतिपक्षी गुस्से में अपने होंठ काटती है और उसे घूरती है, जवाब देने में असमर्थ। हमारा नायक धैर्यपूर्वक स्वर्ग के नेता के जवाब का इंतजार करता है। इस समय लड़की केवल लड़के को नफरत से घूर सकती है। विश्वविद्यालय परिसर में लोग नवीनतम घटनाओं के बारे में गपशप कर रहे हैं। एक लड़का दूसरे से पूछता है कि पैराडाइज का सबसे ताकतवर वेई जिलोंग कहाँ है, और दूसरा जवाब देता है कि उसे नंगे हाथों से हरा दिया गया। विश्वविद्यालय के छात्र कुक्सिया की पीठ की ओर देखते हैं, ये देखने के लिए कि वह आगे क्या करेगी। हालांकि लड़की जमी रहती है क्योंकि वह अपने साम्राज्य के पतन के बारे में लोगों को फुसफुसाते हुए सुनती है। पूर्व नेता के चारों ओर की नजरें उसके बुरे सपने की पुष्टि करती हैं। पैराडाइज खत्म हो गया है। जितना भी कुक्सिया बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करती है, ये असंभव लगता है। निराशा से घिरी वह अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है। अपनी उंगलियों के बीच से लड़की केन को घूरती है
है, उसे सब कुछ के लिए दोषी ठहराती है और चाहती है कि वह कभी ना आया होता। हमारा नायक, जो अभी भी लाल रस से ढका हुआ है, लड़की की प्रतिक्रिया का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है। उसके चारों ओर लोग इशारा कर रहे हैं, अपने चचेरे भाइयों को संदेश भेज रहे हैं और यहाँ तक कि फिल्म बना रहे हैं। योरी इस चुप्पी से हैरान है। उसे उम्मीद थी कि स्थिति अराजकता में बदल जाएगी। शेषगुट शायद पहले से ही स्वर्ग के बचे हुए हिस्से को मिटाने और अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए पुनर्गठित। स्थिति अराजकता में बदलने वाली है। बाकी गुट शायद पहले से ही पैराडाइज के बचे हुए हिस्से को खत्म करने और समिति के खिलाफ अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए फिर से संगठित हो रहे हैं। सामान्य छात्र जश्न मनाने से डर रहे हैं। यूरी केन सीनपाई से पूछता है कि क्या वह एक क्षण ले सकता है। दूर से लोग दो लड़कों को बात करते हुए देखते हैं, बिना यह जाने कि ये किस बारे में है। नायक समिति के नेता से पूछता है कि क्या वह निश्चित है कि वह चीजों को इस तरह से हल करना चाहता है। यूरी कहता है कि वह वास्तव में केन पर और अधिक जिम्मेदारी डालने के बारे में चिंतित है। हमारा नायक सहमत होता है और जो वह पहले कर रहा था उसे करने वापस चला जाता है। लड़का फिर से कुक्शिया के सामने रुकता है और कहता है कि उसे पहले कुछ पुष्टि करनी है। लड़की आदमी को देखती है जो उसके आकार से दोगुना है। केन ने जमीन पर बैठी महिला से पूछा कि क्या उसे किसी ने प्रायोजित किया है या यह भाई भतीजावाद का मामला है। यह सवाल लड़की को चौंका देता है। एक पल के लिए वह कुछ नहीं कह पाती, लेकिन जल्द ही कुक्शिया जवाब देती है कि उसका कोई प्रायोजक नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति उसके परिवार की देन है। नायक अपना सिर खुजलाता है और उसे विश्वास करने का निर्णय लेता है। फिर केन गहरी सांस लेता है और आसपास के सभी लोगों को चिल्लाकर बताता है कि उसने अपना मन बदल लिया है और अब पैराडाइज को भंग नहीं करेगा। लोग बेहद भ्रमित हो जाते हैं और आपस में फुसफुसाने लगते हैं, लेकिन केन यही नहीं रुकते। वह आगे कहते हैं कि यह एक चेतावनी भी है। जो लोग पैराडाइज के सदस्यों के पीछे पड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि वे हार गए, जो छात्र परिषद का मजाक उड़ाते हैं, और कोई भी मूर्ख जो एक साधारण छात्र को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है, उसे केन सेंसेई के साथ द्वंद्व के लिए तैयार रहना होगा। फिर भीड़ आखिरकार उत्साहित हो जाती है। ये एक विश्व कप फाइनल जैसा लगता है। साधारण छात्र शांति से पढ़ाई करने की स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं और यह ऐतिहासिक क्षण विश्वविद्यालय में दर्ज किया जा रहा है। आई इस दृश्य को आश्चर्य से देखता है। हमारे नायक ने बिना दमन को प्रोत्साहित किए व्यवस्था बहाल करने का तरीका खोज लिया। योरी अत्यधिक आभारी है। छात्र परिषद को आखिरकार फिर से एक उद्देश्य मिल गया है। जितना खुश अध्यक्ष यानागिमोटो को अपने पक्ष में पाकर है, वह यह सोचने से खुद को नहीं रोक सकता कि अगर वह किसी गुट में शामिल हो जाता तो यह कितना बड़ा संकट होता। कुक्शिया, जो पहले से ही बेशर्म है, मुस्कुरा रही है और उसका धन्यवाद कर रही है, लेकिन केन उसे रोकते हुए कहते हैं कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जो बदला है वह समझौते की शर्त है। हमारा नायक लड़की से कहता है कि सब कुछ सुलझाने के लिए उसे झुककर उससे माफी मांगनी होगी। कुक्शिया हैरान है क्योंकि केन जो मांग रहा है वह उनके देश में सम्मान की सबसे ऊंची रूप है। वरिष्ठ छात्र जोड़ता है कि अगर वह इससे खुश नहीं है तो वे इसे लड़ाई से भी सुलझा सकते हैं और वह अपने ही गुर्गों जितनी मजबूत नहीं है। कुक्शिया पूछती है कि क्या वास्तव में उसे बस इतना ही करना है। लड़की तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाती है और अपने गिरोह के व्यवहार के लिए माफी मांगती है। वो अपना सिर जमीन पर झुका देती है, पूरी तरह से हमारे नायक के पैरों में झुक जाती है। केन बस कुक्शिया से कहता है कि ये न भूले कि जिसने वास्तव में उसे बचाया था वह छात्र परिषद अध्यक्ष था। जमीन पर कांपती हुई लड़की सहमत होती है। लड़का अपनी आवाज को गहरा करता है और उसे आदेशात्मक स्वर में पूछता है कि क्या उसने वास्तव में समझा। कुक्शिया पूरी तरह से अपमानित और गुस्से में रोते हुए केन को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। घटना के बाद कुछ क्षणों की शांति रही। सलाहकार अब आश्वस्त है कि पैराडाइज वह गिरोह नहीं था जिसे 7 स्टार्स द्वारा प्रायोजित किया जा रहा था। केन चारों ओर देखता है और सोचता है कि सबसे संदिग्ध होरांग है, जबकि कुक्शिया उसके पीछे चुपचाप खिसकने लगती है। लाल कपड़े पहने छात्र नायक को ध्यान से देखते हैं। नायक होरांग को फंसाने की योजना बनाना शुरू करता है और कुक्शिया चुपचाप खिसकती रहती है। लंबे लेवेंडर बालों वाली एक व्यक्ति विरोध करने के लिए आगे आती है। उसका नाम नानामी इशिदा है, जो प्योर स्ट्रीम की नेता है, और वह कहती है कि वह बस पीछे नहीं हटेगी और सेनापाई को एक द्वंद्व के लिए आमंत्रित करती है। केन इसे अधिक जानकारी इकट्ठा करने का अच्छा अवसर मानते हैं और पूछते हैं कि अगर वह जीतती है तो उसे क्या चाहिए। अपनी तलवार तैयार करते हुए नानामी कहती है कि अगर वह हार जाती है तो प्योर स्ट्रीम समिति का पालन करेगा। हमारे नायक को यह पसंद आता है और वह लड़की से पूछते हैं कि अगर वह जीतती है तो क्या होगा। नानामी कहती है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। तलवारबाज का लक्ष्य सलाहकार को दिखाना है कि प्योर स्ट्रीम वास्तव में कितना मजबूत है। केन और नानामी एक दूसरे का सामना करते हैं। टकराव के लिए तैयार होते हुए लड़की पहली चाल चलती है, अपनी तलवार म्यान से निकालती है। तलवारबाज हमला करती है और उसके हमले देखने में बहुत तेज है। पलक झपकते ही वह पहले ही नायक के पार जा चुकी है। केन के बालों की 2 लटें इस प्रक्रिया में कट जाती हैं। सलाहकार प्रभावित है कि पूरी तरह से अराजकता में डूबा देश भी इतनी प्रतिभा पैदा कर सकता है। महिला एक पल के लिए चुप और स्थिर रहती है। फिर नानामी अपना मन बदलती है और अंततः आत्मसमर्पण करने का निर्णय लेती है, क्योंकि केन पर हमला करना कंक्रीट को काटने जैसा था, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। हमारा नायक कहता है कि एक हेयर ड्रेसर के रूप में उसने अच्छा किया। लड़का थका हुआ चेहरा बनाता है और पूछता है कि क्या कोई और है, क्योंकि वह वास्तव में एक ब्रेक लेना चाहता है। नायक यह कहने वाला था कि स्तर 2 की शक्ति वाले लोगों से लड़ना थकाऊ है, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। कुछ तेजी से पास की दूरी से आया एक दुबला पतला लड़का पूरी रफ्तार से हमारे लड़के को मारने आया, लेकिन जमीन पर मार दिया, जिससे एक छोटा गड्ढा बन गया। दुबला पतला लड़का शांति से अपनी मुट्ठी जमीन से उठाता है और सीनियर की तरफ देखे बिना नया छात्र उसे बताता है कि वह अभी आराम नहीं कर सकता। दुबले व्यक्ति के पीछे से एक और व्यक्ति आता है। बड़ा व्यक्ति उसके बगल में खड़ा होता है। दोनों होरांग की विशिष्ट लाल वर्दी पहने हुए हैं। थोड़ा पीछे नानामी होरांग की उस शक्ति से हैरान है जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। हमेशा की तरह हमारा लड़का बिना शब्द बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आता है। पूछता है कि क्या वे 7 स्टार्स के साथ हैं। बड़ा व्यक्ति गलती करने वाला होता है, लेकिन दुबला व्यक्ति उसे रोक देता है। फिर फ्रेशमैन नायक से कहता है कि बकवास करना बंद करो, कहते हुए कि वे सिर्फ होरांग के प्रतिनिधि हैं जो एक द्वंद्व की तलाश में हैं। केन अपनी तर्जनी से अपने माथे पर थपथपाता है और हवा से कहता है कि यह खत्म हो गया है। पतला लड़का दूर से चिल्लाता है, पूछता है कि वह
वह किस बारे में बात कर रहा है। केन उसकी ओर देखता है और कहता है कि होरांग खत्म हो गया है। 1990 के दशक के अंत में जब 20वीं सदी समाप्त हो रही थी, विशेष क्षमताओं वाले लोग जनसंख्या में उभरने लगे। इन शक्तियों वाले व्यक्ति अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित और संचालित कर सकते थे। एक विशेष बाधा को तोड़कर वे मानव सीमाओं को पार करने में सफल रहे। इन व्यक्तियों ने न केवल तीव्र इंद्रियां प्राप्त की, बल्कि असाधारण शारीरिक क्षमताएं भी हासिल की। पेलेस्टर्म क्षमताएं सुपर ह्यूमन सामान्य व्यक्ति की तुलना में 4 गुना अधिक थे। दूसरे चरण में यह अंतर 16 गुना हो गया। हालांकि शक्ति स्तर स्थिर नहीं थे। स्थिति के आधार पर सुपर ह्यूमन का रणनीतिक मूल्य दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों साधारण लोगों से अधिक हो सकता था। हालांकि शक्तियों के साथ साइड इफेक्ट्स भी आए। विशेष क्षमताओं वाले लोगों के शरीर एक रहस्यमय घटना के कारण खराब होने और मुरझाने लगे। फिर गुमनाम अग्रदूतों ने एक विशेष पदार्थ विकसित किया। इन अग्रदूतों का दावा था कि यह पदार्थ न केवल साइड इफेक्ट्स को रोकता है, बल्कि साधारण लोगों को सुपर ह्यूमन में भी बदल सकता है। ये विशेष शक्तियों वाले व्यक्तियों के निर्माण और नियंत्रण का द्वार बन गया। राष्ट्र और संगठन दिन रात काम करते रहे ताकि और अधिक शक्तिशाली सुपर ह्यूमन तैयार किए जा सकें और शोध के हर चरण को नियंत्रित किया जा सके। यहाँ तक कि राष्ट्रीय समर्थन के साथ स्तर 2 व्यक्तियों को बनाना अत्यंत कठिन था। 100% सरकारी समर्थन के बावजूद स्तर 2 लोगों का एक बैच विकसित करना अभी भी मुश्किल था। स्तर 2 सुपर ह्यूमन बनाना महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे सुनिश्चित परिणाम देते थे। ये शक्ति का वह स्तर था जिसे मानवता ने कभी नहीं छुआ था, और ये सफलता सुनिश्चित करने के लिए था। यही हम सब मानते थे। अब तक यही आम धारणा थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सब बकवास था। यही सब लोग केन यानागिमोटो को देखते हुए सोच रहे थे। हमारे नायक ने एक साथ 2 स्तर 2 सुपर ह्यूमन को हरा दिया था। नायक ने दुबले पतले आदमी को कॉलर से पकड़कर उससे पूछताछ की, लेकिन जवाब वही रहा कि वे सिर्फ होरांग के सदस्य थे। केन अपना धैर्य खो देता है और लड़के को जमीन पर पटक देता है। नायक कहता है कि अगर वह जवाब देगा तो वह इसे जल्दी खत्म कर देगा। होरांग का एक तीसरा सदस्य घबराहट में यह दृश्य देखता है। छात्र विचार करता है कि जब केन अन्य 2 के साथ व्यस्त है तो अचानक हमला कर दे, और एक कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो, नायक अभी भी पीठ किए हुए उससे कहता है कि हमला करना ठीक है जब तक वह परिणामों के लिए तैयार है। बच्चा वहीं जम जाता है। हमारा नायक अपना सिर बस इतना घुमाता है कि सीधे उसकी ओर देख सके। नजर इतनी जबरदस्त है कि लड़का इसे अपने पूरे शरीर में महसूस करता है। होरांग सदस्य की सारी हिम्मत गायब हो गई। केन की आंखों में हत्यारा इरादा देखकर बच्चे को उल्टी आने लगी। जब लाल कपड़े पहने लड़के ने ऊपर देखा तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उस एक नजर में सिमट गई हो। धीरे धीरे आकाश फिर से दिखाई देने लगा। बच्चा चिल्लाने और मदद की गुहार लगाने लगा, जैसे उसने अभी अभी रिंग वाली लड़की को देखा हो। खुद को मुश्किल से संभालने के बाद लड़का निष्कर्ष निकालता है कि केन यानागिमोटो 7 सितारों से कहीं अधिक खतरनाक है। नायक की दृष्टि उसे लंबे समय तक परेशान करेगी। तीसरा होरांग सदस्य फिर 2 गिरे हुए छात्रों की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह केवल यह कहने की कोशिश कर रहा था कि वे दोनों होरांग थे। पतला लड़का मैदान के उस पार से चिल्लाता है, पूछता है कि क्या वह उन्हें सबको मरवाने की कोशिश कर रहा है। हमारा लड़का अच्छे मूड में बच्चे से पूछता है कि क्या उसे पता है कि अगर वह चुप नहीं रहा तो क्या होगा, और वह यह सुनिश्चित करता है कि सबको याद दिला दे कि एक जोशीला रिपोर्टर सब कुछ फिल्मा रहा है। पतला लड़का इसे सोचने के लिए रुकता है। बड़ा आदमी इतनी देर से जमीन पर पड़ा है कि अब वह छिपकली जैसा हो गया है। इस बिंदु पर उनके पास केवल एक ही विकल्प है। बिना एक पल की हिचकिचाहट के वे दोनों पहाड़ियों की ओर दौड़ पड़ते हैं। कैन उन्हें जाने देता है क्योंकि अब उसे कुछ और संभालना है। नायक तीसरे लाल कपड़े पहने छात्र की ओर मुड़ता है, जिसे लड़ने का मौका भी नहीं मिला। बस ये पुष्टि करने के लिए कि उसे पहले से क्या संदेह है। सीनियर छात्र पूछता है कि क्या लड़का बता सकता है कि बाकी 2 कहां से हैं। लड़का चुप रहता है। केन कुछ समय तक छात्र को घूरता रहता है। एक आह भरते हुए नायक अफसोस करता है कि लोग सिर्फ 7 स्टार्स का नाम लेने से कितना डरते हैं। हमारा नायक लड़के के कंधे पर हाथ रखता है और उसे समझदारी भरा निर्णय लेने के लिए बधाई देता है, क्योंकि अन्यथा उसे बाकी सबके लिए एक उदाहरण बना दिया जाता। जमीन पर कांपता हुआ बच्चा पूछता है कि आखिर यानागिमोटो कौन है। केन पूछता है कि क्या यह सिर्फ देखकर स्पष्ट नहीं था, और कहता है कि वह सिर्फ एक सीनियर है जो अपने जूनियर को धमका रहा है। 7 स्टार्स द्वारा विश्वविद्यालय में घुसपैठ करने के लिए किराए पर लिए गए 2 गुर्गे अपनी जान बचाने के लिए भागते रहते हैं। जब वे एक गली में पहुंचते हैं जो खाली लगती है तो वे अपनी सांस लेने के लिए रुक जाते हैं। पतला वाला बड़े आदमी से पूछता है कि केन इतना राक्षस कैसे हो सकता है। बड़ा वाला कहता है कि फिलहाल उन्हें बस उस व्यक्ति के पास लौट जाना चाहिए, बिना यह बताए कि वह कौन है। पतला वाला जवाब देने से पहले कुछ उसे छूता है। पल भर में 2 मजबूत बाहें भगोड़ों को पकड़ लेती हैं और उन बाहों का मालिक जानना चाहता है कि वे किस व्यक्ति का जिक्र कर रहे थे। केन ने घुसपैठियों से पूछा कि क्या वे मुस्कान के साथ घर नहीं जाना चाहेंगे। पतला वाला अभी भी रवैये से भरा हुआ हमारे नायक से कहता है कि अगर वह उनसे उलझेगा तो उसके परिवार को खतरा हो सकता है। नायक वास्तव में विडंबना पर हंसता है और नोट करता है कि पतला लड़का कितना बातूनी है, जबकि बड़ा लड़का एक शब्द भी नहीं बोला है। केन को लगता है कि उसे एक विचार आया है। लड़का बड़े आदमी का सिर पकड़ता है और उसे देखता है, फिर कहता है कि अगर वह उनके मुंह को फाड़कर जोड़ दे तो शायद उसे सही जवाब मिल जाएगा। नायक अपना हाथ बड़े वाले के मुंह में डालता है। दूसरा आदमी अब उतना अकड़ में नहीं है और अपने साथी को चीखते हुए देखकर डर के मारे दृश्य को देखता है।
केन अपनी उंगलियों से उस आदमी के 2 अक्ल दांत निकाल देता है बिना किसी शुल्क के। हमारा लड़का एक तीसरा अक्ल दांत उठाता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसकी योजना वास्तव में काफी ठोस थी। फिर हमारा दंत चिकित्सक अगले मरीज की ओर चलने लगता है। नायक उस बच्चे की ओर मुड़ता है जिसके सारे दांत हैं और पूछता है कि क्या उसके पास कोई बेहतर विचार है। पतला लड़का अपना हाथ उठाता है जैसे अरे शांत रहो यार, और चिल्लाता है कि वह और करीब ना आए। वापस विश्वविद्यालय में लोग आराम से उन सभी घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी हुई। कुछ लोग सोच रहे हैं कि छात्र परिषद का प्रतिनिधि कहाँ है। एक रहस्यमयी महिला छेड़ते हुए कहती है आरा आरा। लंबी हरी बालों वाली खूबसूरत महिला पूछती है कि क्या यानागिमोटो अब नहीं है। अवई महिला को बताती है कि केन को कुछ काम था और पूछती है कि क्या कुछ हुआ। उरोकरन कहती है कि उसने केन के अंतिम मानव कार्य देखे और उसे चाय के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। रिपोर्टर पूरी तरह से नहीं समझती कि उसका क्या मतलब था, लेकिन स्वीकार करती है कि वह नहीं सोचती और उसे चाय पसंद है। हरी बालों वाली महिला उसे चुप करा देती है। कह रही है कि उसे ठीक ठीक पता है कि उसे क्या पसंद है। वो पहले से ही विश्वविद्यालय के गलियारों से गुजरता है, लेकिन माहौल पूरी तरह से अलग है। छात्र परिषद का अधिकार बहाल हो गया है, लेकिन पैराडाइज भले ही इसे भंग नहीं किया गया था, अपनी हार के बाद पतन में है। इतने लोग चले गए कि गुट अब केवल नाम मात्र का रह गया है। वेश्यावृत्ति अब छात्र परिषद के सीधे पर्यवेक्षण में है, जिससे इसकी प्रतिष्ठा कम हो गई है। प्योरे स्ट्रीम के अधिकांश सदस्य बने रहे, लेकिन गुट वर्तमान में छात्र परिषद के अधीन है। आओई मियाहारा ने विश्वविद्यालय में पूरे परिवर्तन को कवर किया। अब उन्हें कई उपलब्धियों के लिए पहचाना जाने वाला एक शानदार रिपोर्टर माना जाता है। हमारा नायक अकेले कैंपस की सीढ़ियों पर बैठा है। ऐसा लगता है कि 7 स्टार सोसाइटी ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। वे वेश्या की वर्दी में एक लड़का जमीन पर गिर जाता है। नानामी अकेले 5 लाल कपड़े पहने आदमियों से लड़ रही है। तलवारबाज वाकई पसीना बहा रहा है। उसके विरोधियों में से एक नंचाकू के साथ आगे बढ़ता है। नानामी तलवार की म्यान का उपयोग करके अपनी रक्षा करती है। दोनों एक दूसरे की रक्षा को तोड़ने के लिए बल का उपयोग करते हैं। लड़की जीत जाती है, अपने विरोधी को दूर फेंक देती है। एक और दुश्मन तेजी से उसके अंधे स्थान से आता है, लेकिन नानामी समय पर देख लेती है। युवती अपनी म्यान का उपयोग करके दूसरे प्रतिद्वंद्वी के हमले को रोकती है। अपनी लड़ाई की मुद्रा में वापस तलवारबाज हत्थे को कसकर पकड़ती है। उसकी आंखों से लाल चिंगारियां चमकती हैं जब वो अपनी आभा सक्रिय करती है। नानामी अपनी तलवार म्यान से निकालती है, लेकिन उसके कंधे पर एक हाथ उसे पूरी तरह से रोक देता है। केन तलवारबाज को चेतावनी देते हैं कि उन्होंने पहले ही उसे बिना सोचे समझे तलवार न निकालने के लिए कहा था। नानामी माफी मांगती है और तलवार वापस रख देती है। हमारा नायक विश्वविद्यालय की व्यवस्था की वापसी पर करीबी नजर रख रहा है। केन युवा महिला से कहते हैं कि वे अपने देश के शीर्ष 5 में हो सकती है। उनके सामने 6 लोग प्रशिक्षण के बाद जमीन पर पड़े हैं। नानामी स्वीकार करती है कि अतीत में इस तथ्य ने उसे अहंकारी बना दिया था। युवा महिला बताती है कि एक आपदा के दौरान एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की आवश्यकता थी और वह स्वीकार करती है कि उसने सोचा कि वे वही महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। नायक इस महत्वपूर्ण व्यक्ति में बहुत रुचि लेता है। ये शब्द उसके रास्ते में बार बार आता रहता है। जैसे ही केन नानामी से चाबी के बारे में पूछने वाला था, कोई आता है और उन्हें बाधित करता है। हमारा लड़का आगे देखता है और मुसीबत का आभास करता है। कुरोकुरिन ने आखिरकार केन को ढूंढ लिया है और उसे चाय के लिए आमंत्रित करता है। एक छोटे कैफे की मेज पर बैठा लड़का इंतजार करता है जबकि सुंदर युवती चाय परोसती है। नायक लड़की से बच रहा था और वह टिप्पणी करती है कि किसी को चाय के लिए आमंत्रित करना कभी इतना कठिन नहीं रहा। महिला नोट करती है कि उसने महसूस किया कि वह उससे बच रहा है। केन शर्मिंदा होकर अपना चेहरा घुमा लेता है। लाल चाय को देखते हुए लड़का बताता है कि वह नौकरशाही और राजनीतिक नाटक से थक गया है और पूछता है कि वह क्या चाहती है। कुरोकुरिन कहती है कि वह केवल उससे बात करना चाहती है। वह हीरो है जिसने विश्वविद्यालय को बचाया, लेकिन महिला के पास अन्य कारण भी हैं। सुंदर युवा महिला स्वीकार करती है कि जब भी वह उसे देखती है उसके मन में कई बातें आती हैं। वसंत में खिलते फूल, गर्मी की घोषणा करते झींगुरों की आवाज, पतझड़ के पत्तों के बदलते रंग और पहली सर्दी की बर्फ की दयालुता। केन के पास होने से उसे तड़प महसूस होती है, भले ही वह वहीं हो। कुरोकुरिन कहती है कि भाग्य की जटिल धागे उन्हें जोड़ते हैं और वह पास रहना चाहती है। लड़का अवाक रह जाता है, लेकिन वह जल्दी से अपनी चाय की एक घूंट लेता है और उससे कहता है कि वह बेतुकी बातें कहना बंद करे। फिर केन उसे संदेह भरी नजरों से देखता है। कुरोकुरिन को देखते हुए वह सोचता है कि वह कुछ ऐसा ही महसूस करता है जैसा उसने वर्णित किया। विशेष रूप से वह पुरानी यादों का एहसास, जैसे परिवार के पास घर लौटना। समस्या यह है कि परिचय के बजाय लड़का एक अजीब सी अनजानी भावना महसूस करता है। लड़की पूछती है कि क्या उसे चाय पसंद आई और वह पूछता है कि अगर वह ना कहे तो क्या होगा। कुरोकुरिन जवाब देती है कि अगर ऐसा है तो वह मान लेगी कि वह झूठ बोल रहा है। केन नोट करता है कि युवती उसके बारे में बहुत कुछ जानती है। वह उसे प्यार से देखती है और पूछती है, कौन जानता है, शायद वह सच में जानती हो। फिर लड़की जोड़ती है कि शायद वह उसे उतना ही जानती है जितना उसके माता पिता जानते हैं, जिससे लड़का चिढ़ जाता है। महिला मेज छोड़ने लगती है, लेकिन उससे पहले वह केन से कहती है कि वह इस जगह से आने जाने के लिए स्वतंत्र है। नायक देखता है कि युवा महिला कप ले जाती है। कुरोकुरिन बताती है कि कैफे का नाम वेरिटी है और इसे अमाडोरी चलाते हैं, जो इसे निजी बातचीत के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। केन ये सवाल करने लगता है कि ऐसा स्पष्ट स्थान गोपनीयता कैसे प्रदान कर सकता है, लेकिन वह रुक जाता है। कैफे में कुछ अजीब है। यहाँ तक कि अमादोरी नेता की लोकप्रियता के बावजूद कोई भी उनकी ओर नहीं देखता। लड़की उसे बताती है कि स्थान में एक छोटा सा बदलाव किया गया था, कुछ खास नहीं। बिना गाइड के यह जगह सड़क किनारे के पेड़ की तरह अनदेखी रहती है। लोग ऐसे गुजरते हैं जैसे ये अस्तित्व में ही नहीं है। केन निष्कर्ष निकालता है कि उसके सामने की महिला निश्चित रूप से एक साधारण इंसान नहीं है। वास्तव में ये कहना मुश्किल है कि वह इंसान भी है या नहीं। टोक्यो के कई कार्यालयों में से एक में एक और स्थिति सामने आती है।
एक शक्तिशाली व्यक्ति ने उन दस्तावेजों की समीक्षा की जो उनके ध्यान में आए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के निदेशक रयूजी ओत्सुका पूछते हैं कि क्या यह सच है कि पैराडाइज और वोरिंग दोनों को हरा दिया गया है। उनका अधीनस्थ पुष्टि करता है और कहता है कि उन समूहों का अब वह प्रभाव नहीं है जो पहले था। अधिकारी पूछते हैं कि इस उपलब्धि के लिए कौन सा गुट जिम्मेदार है, क्योंकि दोनों समूहों को शक्तिशाली संगठनों का समर्थन प्राप्त था। ये सुनकर कि यह सब एक ही व्यक्ति का काम था, रयूजी की आंखें दिलचस्पी से चमक उठती हैं। कार्यकारी पूछता है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका इस परिणाम में शामिल हो सकता है। स्क्रीन पर विशेष क्षमताओं वाले लोगों का मानचित्रण दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है, अधीनस्थ समझाता है। यहाँ तक कि अमेरिकियों को भी विश्वविद्यालय में गतिशीलता में बदलाव से आश्चर्य हुआ। रयूजी निष्कर्ष निकालता है कि एकमात्र शेष संभावना एक नए जागृत सुपर ह्यूमन का उदय है और उसे उससे मिलना है। सूट में आदमी खड़ा होता है, नायक को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित। रयूजी तुरंत अपने कार्यालय से निकल जाता है। वह आदेश देता है कि उसके प्रस्थान के लिए तुरंत एक कार्य तैयार की जाए। कमरे के बाहर खड़ा एक आदमी कहता है कि उसे आश्चर्य है कि निदेशक स्वयं विश्वविद्यालय के मामले को संभाल रहे हैं। अयानुको जी कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के अनुभवी होने के नाते रयूजी को जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। निदेशक असहमत होते हैं और कहते हैं कि यह वही मुद्दा है जिसे उनके स्तर का व्यक्ति हल कर सकता है। स्टार ये तर्क देता है कि उन्हें उन सैनिकों को अधिक महत्व देना चाहिए जो आदेशों का पालन करते हैं, बजाय अनियंत्रित रणनीतिक हथियारों के। सचिव रयूजी की ओर बढ़ता है। अयानुको जी निर्देशक के सामने खड़ा होता है और पूछता है कि क्या वह अभी भी एक असफल परियोजना से चिपका हुआ है। रयूजी सचिव को अपने शब्दों के प्रति सावधान रहने की चेतावनी देता है। एक अजनबी व्यक्ति तनाव को कम करने की कोशिश करता है। निर्देशक तुरंत उस आदमी की गर्दन पकड़ लेता है। रयूजी उसे उठाता है और अपने अधीनस्थों से कहता है कि जागृत लोग सिर्फ हथियारों से कहीं अधिक हैं। वे एक व्यक्ति की सेना बन सकते हैं। वह उस आदमी को एक तरफ फेंक देता है और समझाता है कि जागृत और हथियारों के बीच एक और अंतर यह है कि आप वास्तव में जागृत लोगों से बात कर सकते हैं। अयानुको जी पूछता है कि अगर वे ऐसे हथियारों की तरह व्यवहार करते हैं जो संवाद नहीं कर सकते तो क्या होगा। निर्देशक बस इतना कहते हैं कि चाहे उनकी ताकत कितनी भी भयानक क्यों ना हो, अंदर से वे अभी भी इंसान हैं। रयूजी कहते हैं कि वह मानते हैं कि ईमानदारी से चीजें सुलझाई जा सकती हैं जैसे ही वह नायक को बुलाते हैं। लाइन की दूसरी तरफ केन कार्यकारी के कॉल का जवाब देता है। लड़का रोकुरेन से कहता है कि उसे तुरंत जगह का उपयोग करना है। सुंदर लड़की कहती है कि वह टहलने जाएगी क्योंकि ऐसा लगता है कि परेशानी आने वाली है। नायक कहता है कि क्योंकि दूसरी तरफ का व्यक्ति बहुत जिद्दी था, उसने आखिरकार उससे मिलने का फैसला किया। पैरो रोकुरेन युवा व्यक्ति को आश्वस्त करते हुए कहता है कि अगर वह समस्याओं को भाग्य का हिस्सा मानता है तो वे शायद अर्थपूर्ण हो सकती हैं। फिर लड़की एक प्यारी मुस्कान के साथ चली जाती है और केन से कहती है कि कठिनाइयां हर नायक के रास्ते का हिस्सा होती हैं। नायक निर्देशक को वेरिटी कैफे की ओर ले जाता है। रयूजी जगह को दिलचस्पी से देखता है। लड़का एक कुर्सी खींचता है और कहता है कि वह सीधे मुद्दे पर आना चाहता है। केन बैठता है और पूछता है कि राष्ट्रीय रक्षा निदेशक उससे क्या चाहते हैं। फिर वह व्यक्ति उसके सामने की कुर्सी खींचता है और उसे आश्वस्त करता है कि वह कुछ कठिन प्रस्ताव देने नहीं आया है। नायक को घूरते हुए रयूजी स्वीकार करता है कि वह एक आपातकालीन सहयोग समझौता प्रस्तावित करने आया है। हमारा नायक असहज महसूस करता है और पूछता है कि क्या कार्यकारी उसे सरकारी कुत्ता बनने के लिए कह रहा है। लड़का उन समयों को याद करता है जो उसने युद्ध में बिताए थे। केन रक्षा निदेशक से कहता है कि उसे अमेरिका में एक परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल किया गया था और उसे कई वर्षों तक भाड़े के सैनिक के रूप में काम करना पड़ा। जब उसने अंततः सोचा कि वह अपनी जिंदगी वापस पा सकता है तो उसे भयानक खबर मिली। उसके दोस्त ने उसे बताया कि उसके परिवार का एक हिस्सा मर चुका है और बाकी लापता है। नायक निर्देशक की ओर उंगली उठाकर कहता है कि इस पूरे समय सरकार ने उसकी कभी मदद नहीं की। इसके बजाय उसे 7 स्टार्स द्वारा एक कठपुतली के रूप में इस्तेमाल किया गया। गुस्से में लड़का कहता है कि वह इस अनुबंध प्रस्ताव को केवल नियंत्रण और निगरानी के रूप में देख सकता है। रयूजी की आंखों में देखते हुए केन पूछता है कि क्या इसे स्वीकार करने का कोई अच्छा कारण है। निर्देशक लड़के से कहता है कि वह इस समझौते को सरकार की मदद करने के बजाय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके के रूप में देखे, क्योंकि उनके दुश्मन समान हैं। हालांकि नायक के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के इरादों पर विचार करे जो उसकी शक्ति का मार्गदर्शन कर रही है। केन स्वीकार करता है कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कानून तोड़ने को तैयार है। रयूजी कहता है कि यह समिति का काम होगा कि वह सुनिश्चित करे कि युवा व्यक्ति के कार्य कानूनी बन जाए। हमारा नायक कहता है कि वह सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता है, अगर किसी कारणवश वह राष्ट्र का दुश्मन बन जाता है तो क्या होगा। निर्देशक जवाब देते हैं कि उस स्थिति में वे किसी भी कीमत पर उसे रोक देंगे। हमारा नायक अपनी आभा को सक्रिय करता है ताकि निर्देशक को यह स्पष्ट हो सके कि वह किससे निपट रहा है। फिर एक दबावपूर्ण नजर के साथ केन उस व्यक्ति के शब्दों को दोहराता है कि उसे रोकना होगा। रयूजी उस दबाव को महसूस करता है जो नायक केवल अपनी नजर से डालता है। युवा व्यक्ति निर्देशक से कहता है कि उसे रोकना सवाल से बाहर होगा। कार्यकारी केन की मारने की मंशा के भार को महसूस करता है और इसे जंजीरों में बंधे होने की भावना से तुलना करता है। हमारा लड़का अधिकांश सुपर ह्यूमन से अधिक दबाव सहन करता है। हालांकि आदमी दृढ़ता के साथ अपनी मुट्ठी भींचता है। जो किया जा सकता है और जो करना चाहिए उनमें बड़ा अंतर है। रयूजी अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है नायक की दबावपूर्ण उपस्थिति का विरोध करने के लिए। फिर केन निर्देशक की ओर मुस्कुराता है। लड़का अधिकारी से कहता है कि वह राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह झूठ नहीं बोल सकता या चापलूसी नहीं कर सकता। आदमी स्वीकार करता है कि वह अपनी हरकतों से अपने वरिष्ठों के लिए परेशानी खड़ी करता है। हमारा लड़का बड़े आदमी के पास से गुजरता है और कहता है कि वह सौदा स्वीकार करेगा क्योंकि उसे उसका रवैया पसंद आया। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए आदमी कहता है कि वह समझता है। रयूजी केन की ओर हाथ बढ़ाता है और कहता है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो संपर्क करे। लड़का तुरंत उसका हाथ मिलाता है और कहता है कि उसे मय याना जिमोटो और क्योको कुनियामा का पता जानना है। नायक अपने नए साथी को बताता है कि क्योको संभवतः कहीं अस्पताल में भर्ती है। केन अपने फोन में स्थानों की सूची खोजता है। फिर युवा व्यक्ति वह जानकारी देता है जो उसने जासूस से चुराई थी। आदमी कहता है कि जैसे ही वह उसे ढूंढेगा वह संपर्क करेगा और जाने लगता है। जाने से पहले रयूजी नायक को याद दिलाता है कि अब से वे अक्सर मिलेंगे। केन सहमत होता है और उसे विदा करता है।
आराम करने का समय नहीं है। लड़के का फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर दिखता है कि रिपोर्टर का कॉल है। केन कॉल का जवाब देता है और वह उसके फोन उठाने के तरीके की शिकायत करता है। नायक पूछता है कि वह अचानक क्या चाहती है और महिला जवाब देती है कि वह बस उसे धन्यवाद देना चाहती थी, उसके कारण उसने एक पुरस्कार जीता। पत्रकार मानती है कि औपचारिकताएं उबाऊ हो सकती हैं और पूछती हैं कि क्या लड़का उपलब्ध है। युवक कहता है कि उसने अभी अभी अपनी समस्याओं से निपटना समाप्त किया है और उसे अपने घर के सामने इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि वह रास्ते में है। जवाब से थोड़ी ज्यादा खुश होकर लड़की कान से कान तक मुस्कुराती है और सहमत होती है। एक कार्यालय में अयानो कोजी से माफी मांगता है और अपने वरिष्ठ को अपनी नई योजना प्रस्तुत करता है। प्रोफेसर कहते हैं कि सचिव जो कर रहा है वह केवल समीकरण में और अधिक पीड़ित जोड़ रहा है और स्वीकार करता है कि उसे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। स्टार विरोध करता है, कहता है कि इस बार ये अलग होगा और अगर वे उसे कमजोर करने में सफल होते हैं तो उसे हराना आसान होगा। संदेहपूर्ण कि पूछती है कि क्या उसे कमजोर करना संभव भी है। प्रोफेसर जोड़ते हैं कि एक बार फिर उन्होंने नायक के पीछे केवल स्तर 2 के 2 सुपर ह्यूमन भेजे हैं, लेकिन सचिव मुस्कुराती है। अयानो कोजी अपने वरिष्ठ के पास जाकर बस 2 नाम लेते हैं, स्नो कैट और स्कैवेंजर। सचिव बताती है कि वे 2 भाड़े के सैनिक हैं जिन्होंने नायक के खिलाफ तब लड़ाई की थी जब वह अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में था। दोनों केन से लड़ने के आदी हैं और इस तरह के काम में पेशेवर हैं। एक भाड़े का सैनिक कहता है कि यह सिर्फ एक बदले की लड़ाई है, लेकिन ऐसा लग जैसे कि छत्ते को छेड़ने के बाद पीछे हटना बेकार है। टोपी पहने महिला उस आदमी से पूछती है कि क्या एक बार में हिसाब चुकता करना ज्यादा मजेदार नहीं होगा। हालांकि चेहरे पर निशान वाला आदमी केवल मिशन पूरा करने में रुचि रखता है और पूछता है कि क्या निवासियों को हटा दिया गया है। टोपी पहने भाड़े का सैनिक विरोध करता है और आदमी से पूछता है कि क्या वह आशा को खत्म नहीं करना चाहता। वास्तव में पूर्व में एक कहावत है जो कहती है कि आप उस व्यक्ति को हरा नहीं सकते जो अपने काम में मजा ले रहा है। राइफल के स्कोप में हम नायक को ठीक बीच में देख सकते हैं और झूम करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि केन ने पहले ही उस पर निशाना साधी गई हथियार को देख लिया है। खाली कराए गए शहर में एक महिला की आवाज सुनाई देती है। आओई मियाहारा नायक की ओर दौड़ती है। उसे देखकर भाड़े का सैनिक थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है। यानागिमोटो के अलावा वहां कोई और नहीं होना चाहिए था। फिर टोपी वाली लड़की स्पष्टता के लिए अपने साथी की ओर मुड़ती है और दागदार आदमी बताता है कि वह कौन है। थोड़ी देर सोचने के बाद भाड़े के सैनिक नायक की मीडिया के साथ संभावित गठबंधन पर विचार करते हैं और लड़की को तुरंत खत्म करने का निर्णय लेते हैं। टोपी में पागल को 2 बार कहने की जरूरत नहीं है और वह पहले से ही अपनी स्नाइपर राइफल को बेचारी आओई पर निशाना बना रही है। जैसे ही वह ट्रिगर को छूती है, भाड़े का सैनिक कहता है कि अगर लड़की किसी को दोष देना चाहती है तो उसे अपने सामने के राक्षस को दोष देना चाहिए। हथियार चल जाता है और आवाज से पुष्टि होती है कि किसी को चोट लगी है। गोली और नायक एक ही गति से रिपोर्टर की ओर बढ़ते हैं। आओई अपने सामने के दृश्य को डर के साथ देखती है। हमारा नायक बस अपने हाथ से हवा में प्रक्षिप्त को पकड़ लेता है। केन गोली को ऐसे पकड़ता है जैसे वह 200 का नोट हो, फिर मुड़ा हुआ धातु जमीन पर गिरा देता है। लड़का अपने हाथ पर हुए नुकसान को देखता है और निष्कर्ष निकालता है कि यह कोई साधारण गोली नहीं थी, यह सुपर ह्यूमंस के खिलाफ विशेष थी। घबराई हुई पत्रकार लड़के से पूछती है कि क्या वह ठीक है, क्योंकि उसने बस कुछ उसके तरफ उड़ते हुए देखा था। नायक लड़की से कहता है कि वह वहीं रुके। फिर वह अपनी क्षमता सक्रिय करता है और वादा करता है कि वह तुरंत वापस आएगा। केन अपनी शक्ति का विस्तार करता है ताकि वह किसी को ढूंढ सके जिसे वह पहले से जानता है। उसकी दृष्टि दूर के पेड़ों के पार उस दिशा में जाती है जहां से गोली चली थी और अंत में वह किसी की टोपी देखता है। नायक ने अपने लक्ष्य को ढूंढ लिया है। समय बर्बाद किए बिना लड़का बिजली की तरह चलने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है। केन अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर तेजी से बढ़ते हुए एक प्रकाश की लकीर छोड़ता है। हमारा नायक इस बात से खुश नहीं है कि उसे हमेशा किसी और की गंदगी साफ करने वाले सफाई कर्मी की तरह समझा जाता है। लड़का देखता है कि उसने पहले जो टोपी देखी थी वह अब पास है। केन पूरी ताकत से पेड़ को साफ करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा लड़का महसूस करता है कि कुछ सही नहीं है। लगता है कि नायक को भाड़े के सैनिकों ने धोखा दिया। झाड़ियों में छिपा हुआ भाड़े का सैनिक हमारे नायक का मजाक उड़ाता है। केन उसे जल्दी ढूंढ लेता है क्योंकि वह अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती। उसने अभी तक नहीं सीखा है। एक बार फिर वह सिर्फ ट्रिगर खींचने के बजाय बात करती रहती है। वह पागल औरत आखिरकार गोली चलाती है और लगता है कि उसने हीरो को मार दिया है। ताजा चली राइफल की नली से धुआं निकलता है। बातूनी भाड़े का सैनिक स्तब्ध है। लड़के ने आखिरी पल में मैट्रिक्स की तरह झुककर गोली से बचाव किया और गोली उसके चेहरे को बस छू कर निकल गई। हमारा लड़का दिखाता है कि यह सब चूहे को छुपने से बाहर निकालने के लिए सोचा समझा था और फिर वह आगे बढ़ता है। 1 सेकंड बाद दोनों दुश्मन आमने सामने होते हैं। केन तय करता है कि यहीं वह इस दुर्भाग्यपूर्ण कहानी का अंत करेगा। युवा आदमी अपनी ऊर्जा से भरी हुई एक मुक्का मारने की तैयारी करता है। इस सब के बीच भाड़े का सैनिक दया की भीख मांगता है, चिल्लाता है कि वह हार मानती है, सफेद झंडा लहराती है और यहाँ तक कि एक आयामे खुदासाई भी फेंकती है। उसके लिए सौभाग्य से नायक जिज्ञासु होता है और अपना मुक्का जमीन की ओर मोड़ देता है। पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हुए महिला एक जानकारी देने की पेशकश करती है जो उसके पास है और उसे सुनने के बाद केन तय कर सकता है कि वह उसे मारना चाहता है या नहीं। हमारा नायक उसे पहले ही बता देता है कि वह इसे जल्दी से बता दे। लड़की को 2 बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भाड़े की सैनिक केन से पूछती है कि क्या सच में ऐसा लगता है कि वह अकेली आई है। लड़का अपनी योजना में खामी को महसूस करता है और घबरा जाता है। दुश्मन के ऊपर रहते हुए भी केन अपनी दृष्टि का विस्तार करता है। नायक अपनी आभा को उस स्थान की ओर भेजता है जहां उसने रिपोर्टर को छोड़ा था। उस समय आओई ठीक लग रही है। वह बस वहीं खड़ी होकर अपने जीवन के निर्णयों पर सवाल कर रही है, लेकिन अचानक परिवर्तन की हवाएं आ जाती हैं। एक आदमी उसे कॉलर से पकड़ता
है जैसे कि वह एक किराने का थैला हो और बेचारी लड़की को कंक्रीट पर पटक देता है। भाड़े का सैनिक समझ जाता है कि वह काम के लिए नहीं आई थी और उसके बाल पकड़ लेता है और वो आदमी तो यहाँ तक कि उसे दोष देने की हिम्मत भी करता है। उलझन में अवोई पूछती है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वह तो बस वहां खड़ी थी। भाड़े का सैनिक लड़की पर पीछा करने का आरोप लगाता है और अपनी सामरिक चाकू निकालता है। फिर वह आदमी फिसल जाता है और खुलासा करता है कि वह वास्तव में बदला लेने और शायद थोड़ी जलन के कारण उसे मारने जा रहा है। युवती तय करती है कि उसे समय खरीदने की जरूरत है, इसलिए पत्रकार को याद आता है कि हमारे लड़के ने विश्वविद्यालय में सफाई करते समय कुछ कहा था। अवोई अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसके सामने खड़े आदमी पर आरोप लगाती है कि वह मिशन को व्यक्तिगत रूप से ले रहा है, जबकि वास्तव में उसे इसके लिए भुगतान नहीं किया जा रहा था। और क्या आप जानते हैं, लड़की की बात में दम है। लड़का गुस्सा हो जाता है और उसे चाकू मारने का फैसला करता है, लेकिन फिर भाड़े का सैनिक महसूस करता है कि वह हिल नहीं सकता। आदमी अपने पूरे शरीर में एक अजीब दबाव महसूस करता है और वह लकवाग्रस्त हो जाता है। तब सैनिक को एहसास होता है कि हर चीज पैसे के लिए करना सही नहीं है। उसके चारों ओर की दुनिया गायब हो जाती है और जमीन की जगह यानागिमोटो की दबावपूर्ण नजर ले लेती है। वह आदमी चेरी फ्लेवर वाली गम चबाता है और कैंडी की ऊर्जा से अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पा लेता है। भाड़े का सैनिक अपनी आभा को फैलाता है ताकि नायक की क्षमता से मुक्त हो सके और बेचारा पत्रकार कुछ ही मिलीसेकंड में पतंग की तरह उड़ जाता है। केन लड़की की तारीफ करता है समय खरीदने के लिए और उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लेता है। जो भी उस आदमी ने लिया वह बहुत मजबूत हो गया है। प्रतिद्वंद्वी लड़के पर हमला करता है। दोनों सुपर ह्यूमंस की ऊर्जा टकराती है जिससे चारों ओर बिजली फैल जाती है। नायक सैनिक की सशस्त्र भुजा पकड़ता है और पूछता है कि क्या उसे सोने में परेशानी हो रही है। फिर केन वादा करता है कि वह आज भाड़े के सैनिक को जाने देगा ताकि वह अपनी मां के साथ सो सके। वह आदमी गुस्से में आ जाता है। आज रात तुम मम्मी के साथ सोने के लिए आजाद हो। ये शब्द सुनकर भाड़े का सैनिक गुस्से में आ गया। प्रतिद्वंद्वी उसी समय नायक को खत्म करना चाहता था, लेकिन वह जानता है कि उसका शरीर अच्छी स्थिति में नहीं है और नायक को कमजोर करने का मिशन पूरा हो गया है। भले ही उसे बख्श दिया गया हो, वह व्यक्ति केन से वादा करके जाता है कि अगली बार उसका अंत होगा। नायक आंतरिक रूप से आभारी है, ये जानते हुए कि अंत तक उससे लड़ना परेशानी भरा होता। हमारा लड़का रिपोर्टर को दूर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि यह सिर्फ एक खरोंच है और वह ठीक है। दूर से टोपी पहने भाड़े का सैनिक उन दोनों को अजीब तरीके से देखता है। वास्तव में वह पागल इस बात से परेशान है कि केन किसी तरह और भी मजबूत हो गया है। महिला अपनी किस्मत पर हंसती है। अगर उसने समय पर आत्मसमर्पण नहीं किया होता तो वह कब्र में होती। नायक पागल को बताता है कि उसने उस आदमी को जाने दिया, लेकिन जल्दी से उसे चेतावनी देता है कि कोई चालाकी न करे। फिर से आत्मसमर्पण करते हुए महिला उसे आश्वस्त करती है कि वह अपना वादा निभाती है। भाड़े का सैनिक कहता है कि उसे जिस मिशन के लिए रखा गया था वह पूरा हो गया है और वह कभी भी नायक के पास नहीं आना चाहती, क्योंकि सब कुछ के बावजूद सैनिक अभी भी लंबा जीवन जीने का सपना देखता है। विदाई के तौर पर अजीब व्यक्ति एक रहस्य बताता है। अब केन जानता है कि उसका अगला प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि जुगो मिजुकामी होगा। पागल औरत कहती है कि अगर कुछ होता है तो वे बड़ी बहन को बुला सकते हैं, जो खुद को संदर्भित करती है। फिर भाड़े का सैनिक रिपोर्टर को असुविधा के लिए एक छूट कूपन प्रदान करता है, क्योंकि वह उसे लगभग परलोक भेजने वाली थी। अवोई पूछती है कि क्या उसे कोई शर्म नहीं है ऐसा कुछ देने में, जब उसने उसे लगभग एक स्मारक फोटो में बदल दिया था। महिला देखती है कि लड़की उनके जैसी नहीं है और लड़की पूछती है कि उसका क्या मतलब है। फिर भाड़े का सैनिक समझाता है कि कुछ लोग अपनी समाप्ति के इतने करीब होते हैं कि वे किसी भी चीज के अनुकूल होने लगते हैं। पागल व्यक्ति यहाँ तक कहता है कि अवोई अच्छे लोगों में से एक है और जैसे वो किसी पार्टी से जा रही हो, वो महिला अलविदा कहती है और उम्मीद करती है कि वह फिर कभी इस जोड़ी से न मिले। अवोई उस महिला के बारे में पूछती है जबकि वह डिस्काउंट कूपन को देख रही है। लड़की सुनती है कि केन धीरे से उसका नाम पुकार रहा है और तुरंत जवाब देती है, जबकि रिपोर्टर लड़के की हालत के बारे में चिंतित है। वह उसे बताने की कोशिश कर रहा है कि वे दोनों अब और नहीं मिल सकते। अवोई सदमे में है। न केवल वह लगभग मर गई थी, बल्कि अब उसे अस्वीकार भी किया जा रहा है। पत्रकार नायक से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह केवल अपने काम के कारण उसके पीछे है। जवाब मिलने से पहले ही वह पीड़ा में चिल्लाती है कि वह उसे काम के कारण ढूंढने नहीं आई। लड़की कूपन को मरोड़ते हुए केन से कहती है कि यह केवल कैमरे पर दिखने वाले ड्रामा के बारे में नहीं है। हाँ, वही बात करती है कि कैसे वह चीजों को सुलझाने के लिए खतरे का सामना करता है और वह स्वीकार करती है कि वह उसे प्रेरणादायक पाती है। हमारा नायक चुप रहता है और लड़की फिर से बोलने लगती है, लेकिन वह उसे रोक देता है। केन पत्रकार को आश्वस्त करता है कि वह जानता है कि वह उस तरह की व्यक्ति नहीं है। नायक अवोई को समझाता है कि वह मजबूत है और जानता है कि वह किसी भी स्थिति में खतरे में नहीं है। उन लोगों के बारे में याद करते हुए जो उसके लिए महत्वपूर्ण थे, लड़का लड़की से स्वीकार करता है कि अंत में वह हमेशा अकेला रह जाता है। वह अपनी बात समाप्त करते हुए कहता है कि वह अब उस बोझ को नहीं उठाना चाहता। फिर अवोई पूछती है कि क्या वह खुद को दूर कर रहा है क्योंकि वह उसे कमजोर समझता है। हिल गई। रिपोर्टर कहती है कि वह समझती है कि अंततः वह बोझ बन सकती है। फिर अवोई लड़के की आंखों में देखती है और कहती है कि चाहे वह कितना भी मजबूत हो, दूसरों के समर्थन के बिना वह अपना दिमाग खो देगा। युवती नायक का हाथ पकड़ती है और स्वीकार करती है कि उसने अपने काम के दौरान यह दृश्य कई बार देखा है। हमारा नायक लड़की को उनके संबंध को बचाने की कोशिश करते हुए देखकर स्पष्ट रूप से परेशान दिखता है। केन अपने दोस्त के कंधे को पकड़ता है। लड़का अपना सिर झुका लेता है और अवोई से दूर जाने की विनती करने लगता है। पत्रकार निशब्द है, लेकिन समझती हुई लगती है। यहाँ तक कि जब वह दूर जा रही होती है, लड़की कहती है कि वह फिर से किसी दिन हीरो के करीब आएगी और जाने से पहले अवोई केन की आंखों में देखती है और पूछती है कि क्या वह अब भी उन लोगों में से एक होगी जिनका वह जवाब देगा। नायक उसे चुपचाप देखता है। लड़के की आंखों में आंसू भरने लगते हैं। अवोई नकली मुस्कान के साथ चली जाती है। केन पत्रकार की आकृति को क्षितिज पर गायब होते हुए देखता है। हमारा हीरो
जुगो विदाई से उबरने की कोशिश करते हुए एक आह भरता है, लेकिन हमेशा की तरह जैसे ही उसे एक पल की शांति मिलती है, फोन बज उठता है। कॉलर आईडी दिखाता है कि कॉल सीधे विश्वविद्यालय से आ रही है। केन जवाब देते हैं, पहले से ही आधे परेशान होकर, और पूछते हैं कि दूसरी तरफ वाला व्यक्ति क्या चाहता है। रयूजी उन्हें सूचित करते हैं कि उन्होंने उस अस्पताल का नाम ढूंढ लिया है जहां वह व्यक्ति था जिसे नायक ढूंढ रहा है। लेकिन जैसे ही नायक पूछने वाला था कि कौन सा अस्पताल, वह रुक जाता है और कार्यकारी से पूछता है कि उसका मतलब था से क्या है। जाहिर है किसी ने उसे अस्पताल से उसके परिवार को बिना बताए हटा दिया और अब वह लड़की गायब है। केन कार्यकारी को कहता है कि जब वह कर सके तो उसकी जगह पर मदद भेजे। रयूजी नायक को समझाने की कोशिश करता है कि अकेले कार्य करना बहुत खतरनाक है, लेकिन हमारा लड़का उसे बीच में ही रोक देता है, ये कहते हुए कि वह जो चाहे करता है। अधिकारी बस ये स्वीकार कर लेता है कि लड़का जो चाहेगा वही करेगा। केन अक्की के बारे में सोचता है और कैसे उसकी माँ ही उसके जीवन में बची हुई एकमात्र व्यक्ति है। पराजित होकर नायक अपना फोन उठाता है ताकि किसी को कॉल कर सके जिससे वो कभी कुछ भी उधार नहीं लेना चाहता था। कहीं और अक्की चिंतित होकर कॉल पूरी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर प्रयास सीधे वॉइसमेल पर जा रहा है। लड़की अपनी बदकिस्मती पर अफसोस करती है। जब आखिरकार उसे अपना फोन वापस मिला तो वह उससे संपर्क नहीं कर पा रही है। फोन स्क्रीन पर केंजी नाम दिखाई देता है। अक्की फिर हार मान लेती है और तय करती है कि यही बेहतर है कि केन शामिल ना हो। यही एकमात्र तरीका है जिससे वह मेरे को बचा सकती है और नायक की रक्षा कर सकती है। युवती कांप उठती है जब वह उन सब चीजों के बारे में सोचती है जो उसे सहनी पड़ी है, और एक पल की चुप्पी के बाद वह टूट जाती है। पूछती है कि जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब गायब हो जाने वाले व्यक्ति का क्या मतलब है। किसी ने गुस्से में कमरे के दरवाजे के हैंडल को जोर से हिलाया। अक्की निराशा में आगे देखती है कि क्या होने वाला है। दरवाजा पूरी तरह से हिल रहा है क्योंकि हैंडल पर जोर लगाया जा रहा है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है जब तक कि जुगो अपना धैर्य नहीं खो देता और दरवाजे को लात मारकर खोल देता है। युवती डर के मारे सिकुड़ जाती है और अपराधी उससे तुरंत सामने आने की मांग करता है। हाकिकुमियामा कंक्रीट के फर्श पर गिर जाती है। वो व्यक्ति युवा महिला पर न केवल नायक से संपर्क करने का बल्कि उसे जानकारी लीक करने का भी आरोप लगाता है। जुगो कायरता से लड़की के बाल पकड़ लेता है। कार्यकारी उसे अपशब्द कहता है जबकि वह व्यर्थ में छूटने के लिए संघर्ष करती है। हताश होकर मुखबिर कहती है कि आदमी के पास कोई सबूत नहीं है और वह केवल अटकलें लगा रहा है। अपराधी की खाली आंखें लड़की की ओर घूरती हैं। जुगो आगे बढ़ने का फैसला करता है, सीधा होते हुए